विष्णवे नमः। ॐ शनाय त्रैलोक्यनाथाय विष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के स्पीकर का परिचय देने से पहले मैं आप सबके साथ में कुछ और भी बातें शेयर करना चाहूंगी कि ये अनवरत व्याख्यान माला जो 11 वर्षों से अनवरत चल रही है, जिसमें लगातार ज्ञान यज्ञ में कोई ना कोई स्पीकर आहुति देता है। इसमें हमारे जैसे जब भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्पीकर होते हैं तो मैं ये बात कोट करती हूँ, क्योंकि शुरुआत के 250 लेक्चर ऑफलाइन हेमाद्री भवन में कंडक्ट हुए थे और सभी मेरे साथी एनआईए के सारे टीचर्स का और आज की स्पीकर डॉक्टर रश्मि जी का मैं अग्रिम धन्यवाद करती हूँ कि जब कभी भी मैंने किसी भी टीचर को कहा तो हमेशा मुझे हाँ मिली और उन्होंने कितने सारे काम छोड़ के तुरंत ही आए कि नहीं चलो चलते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है कि इतने सारे साथियों का बहुत अच्छा साथ मिल जाता है, तो ये अनवरत ज्ञान गंगा ज्ञान यज्ञ हमेशा चलता रहा। और कोविड हम सब के ऊपर बहुत बड़ी ऐसे विपदा आई थी, पूरे विश्व पे आई थी और तब ये फिर हमने ऑनलाइन किया। तो अभी मैं कुरुक्षेत्र में हूँ तो भी डॉक्टर साहब और सभी का साथ मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वेलकम डॉक्टर रश्मि जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आगे पहले भी मैं आपको आपका साथ मिला मुझे और आज फिर से मुझे साथ मिल रहा है, तो अग्रिम धन्यवाद देते हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने आपका परिचय रखना चाहूंगी। मैं देख रही थी 2000 में आपने एसएससी में 28th स्टेट मेरिट को हासिल किया था। ऐसे कह सकते हैं कि पूत के लक्षण पालने में पहले से ही आप प्रतिभावान छात्र रही और आपने हमेशा अपना पढ़ाई में बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। यू हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट रैंक इन आयुर्वेदा इन एमयूएचएस इन पीएचडी एंट्रेंस ऑल्सो 2013 में आपने प्राप्त किया। और इसके साथ साथ बेस्ट ओरल पेपर भी आपको अवार्ड मिला हुआ है। मोस्ट डाउनलोडेड आर्टिकल सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए थोड़ा प्रेरणादायी रहेगा, इसलिए मैं ये पहले पढ़ना चाह रही हूँ कि जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस पैथोजेनेसिस ऑफ कोविड 19 ए रिव्यू ऑन इंटेग्रेटिव अंडरस्टैंडिंग थ्रू आयुर्वेदा जुलाई सितंबर 2020 में आपका ये आर्टिकल सबसे ज्यादा डाउनलोडेड काउंट किया गया। तो ये सच में हमारे आयुर्वेद के और इतने कम उम्र वाले एक पार्टिसिपेंट्स की डॉक्टर की अगर ये है तो मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे आयुर्वेदज्ञ ने भी पढ़ा होगा, दूसरे लोगों ने भी दूसरे पैथी से भी पढ़ा होगा। आपने अपनी 2006 में बीएमएस कंप्लीट की, 2011 में एमडी इन शारीर क्रिया फ्रॉम आरए पोद्दार मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र से, नासिक से आपने पूरा किया और आपने अपनी पीएचडी श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से आपने एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए इसको आपने साथ साथ में पूरा किया है। आपने बीएमएस रह गया था थोड़ा, नागपुर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज महाविद्यालय से आपने एमयूएचएस से पूरा किया है। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी मैं देख रही थी कि रानी दुलैया है ना, आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल में आपने 2012-13 में काम किया। इसके बाद एज असिस्टेंट प्रोफेसर जुपिटर आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में भी आपने अपनी सेवाएं दी। इवन छत्तीसगढ़ में आपने एसोसिएट प्रोफेसर एट द महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस सुंदरा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, वहां से आपने की।
और आपने मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मानसरोवर भोपाल में भी अपनी विभिन्न उसमें आपने सेवाएं दी हुई है। आपके बहुत सारे सीएमई, नेशनल, इंटरनेशनल सेमिनार, वेबिनार और उसमें आपका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। आपने अपनी अलग-अलग जगह पे वर्कशॉप में भी आपकी बहुत सारी अच्छी सहभागिता है और एज अ पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स भी आपके इंडेक्स जर्नल में अच्छे आर्टिकल 15 से ज्यादा हो सकता है। थोड़ा समय कम है तो मैंने इन ब्रीफ कहा है। तो बहुत अच्छा आपका सीवी है। मैं संक्षिप्त में सबके सामने रखने की कोशिश की है। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आज अपने विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करना चाह रही हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर रश्मि जी। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो मेरे गुरुजन है उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और उनकी परंपरा का निर्वहन करने का। जैसे मैडम ने कहा कि जब पहले ये ऑफलाइन मोड में होता था तो जहाँ पे एनआई के सारे टीचर्स इसमें भाग लेते थे, तो मुझे इस परंपरा का निर्वहन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ हेतल मैडम और विश्व आयुर्वेद परिषद से कि मुझे ये मौका मिला। तो विदाउट एनी डिले हम लोग वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आज का अगर हम अपना टॉपिक देखें तो हर घर की एक आम समस्या हम इसको बोल सकते हैं, खालित्य या एलोपेशिया, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव एंड थेरापेटिक स्ट्रेटेजीज। आजकल बाल झड़ना इतना आम हो गया है कि आजकल हमें लगता ही नहीं है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमें कोई डिसीज हो सकता है या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स है उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए और चीजों को डिफरेंशिएट करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आज देखना जरूरी था, क्योंकि बहुत बार इनकी ट्रीटमेंट्स आजकल जैसे सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं तेल की, सीरम की या फिर गोलियों की, हम वैसे ही लेना स्टार्ट करते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें असर क्यों नहीं दिख रहा है या फिर मुझ पे ही असर क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी जानना जरूरी है और उसके साथ थोड़ा सा मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली जो हमारे पास पेशेंट आया हुआ है या हम स्वयं है उनके साथ हो क्या रहा है। अगर हम देखें तो हेयर एक बहुत ही वाइटल पार्ट है जो अगर फिजियोलॉजिकली या एनाटॉमिकली देखा जाए तो एक्टोडर्म से बनता है और ये एक प्रोटेक्टिव अपेंडेज की तरह देखा गया है जिसमें एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट जिसमें होता है सेबाशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स और इसमें नील भी आता है। नॉर्मली हेयर फॉल एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन अगर 40 या मिड 40s के बाद यहाँ पे अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है तब इसको हम एज अ डिसीज या व्याधि समझेंगे। तो पैथोलॉजी समझने से पहले, मैं क्रिया शारीर की हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एबनॉर्मल जानना है तो पहले नॉर्मल समझिए कि होता क्या है। तो अगर हम एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास एक हेयर बल्ब होता है हेयर का, उसमें से एक शाफ्ट निकलता है और जिसमें से जो आपको ऊपर का भाग दिखाई देता है वो आपका हेयर फॉलिकल होता है। इसके ऊपर की ओर आपको सेबाशियस ग्लैंड मिलेगा और इसके साथ लग के आपको एक स्वेट ग्लैंड भी होता है। हेयर फॉल की कंडीशन में अगर देखना चाहे तो हमें एक हेयर ग्रोथ साइकिल का मालूम होना जरूरी है। तो फर्स्ट फेज इसकी एनाजेन होती है जिसमें एक्टिव ग्रोथ फेज होती है जो 2 से 6 साल तक चलती है। यानी कोई भी हेयर जब मैच्योर होकर बाहर निकलता है या बड़ा होता है तो वो 2 से 6 साल के लिए एक्टिव ग्रोथ फेज में होता है जिसमें वो बढ़ते रहता है। कैटाजेन नेक्स्ट फेज आती है जो ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें 1 से 2 वीक का होता है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर धीरे धीरे देखेंगे कि ग्रोथ यहाँ पे रुक गई है और जो ब्लैक कलर का जो हमें एनाजेन में दिख रहा था वो यहाँ से गायब हो गया। नेक्स्ट आता है टीलोजेन फेज जहाँ पे डर्मल पैपिला जो है वो सेपरेट हो गया जिससे जो आपका हेयर होता है वो लूज हो जाता है एंड यहाँ पे गिरना स्टार्ट होता है और लास्ट में वो रिटर्न टू एनाजेन आता है, वहां का बाल झड़ जाता है और वहां पे नई हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होता है हेयर मैट्रिक्स से। तो ये मोटा मोटा एक जीवन में आपके हेयर साइकिल चलता रहता है। देन
नॉर्मली अगर हम इसका प्रीवेलेंस देखना चाहे तो एलोपेशिया, जिसे हेयर लॉस कहा गया है, तो 2% हमारे ग्लोबल पॉपुलेशन में दिखाई देता है। पर इसमें सबसे कॉमन जो है वो है फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस, है ना। 20 से 30 साल की औरतों के बीच में ये 12% है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे इसका प्रीवेलेंस भी बढ़ जाता है। इसमें भी जो एलोपेशिया एरियाटा है, जिसके केसेस आजकल थोड़े ज्यादा देखने मिल रहे हैं, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपके इम्यून सेल्स ही आपके शरीर के जो बाल है उसको फॉरेन बॉडी समझ के उस पर अटैक कर रहा है, और जिसके कारण हेयर लॉस होता है, स्पेशली स्काल्प पे, विदाउट एनी क्लिनिकली इन्फ्लामेटरी साइन। यानी पेशेंट आपके पास आ सकता है कि मेरा पैचेस में हेयर लॉस हो रहा है और जिसका कोई कारण नहीं दिख रहा है। सो मॉडर्न के अनुसार देखना जाए तो 3 कंडीशंस हमें दिखाई देती है: एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटालिस, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। तो एलोपेशिया नॉर्मली जो बाल्डनेस होता है ना, जिसमें बाल पूरे ही झड़ गए हो। तो एरियाटा इसमें पैची होता है ना। पैची यानी आपको पैचेस दिखाई देंगे, बाल आजू बाजू में सारे नॉर्मल बाल होंगे और बीच में एक बाल्ड पैच होगा जहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं होंगे। अब ये पैच 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ऐसा कि जिसमें आपको हेयर फॉलिकल नजर आए, यानी टच करने पे थोड़े से रफ हो, या फिर एक होगा जो पूरा ही जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नष्ट हो चुके हैं, जहाँ पे पूरा जो चिकना होता है, जो स्काल्प होती है वो पूरी चिकनी दिखाई देगी। सो वो होता है एलोपेशिया एरियाटा, ठीक है। अब ये पैची बाल्डनेस कहीं पे भी दिख सकता है, केवल हेयर पे हो या हेड रीजन पे हो ऐसा नहीं है। दाढ़ी के बाल भी जा सकते हैं पैचेस में, या शरीर के बाल भी जा सकते हैं। पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि यहाँ पे जो भी बाल है वो है ना, यहाँ पे पैच आ गया, यहाँ पे बाल ही नहीं उग रहे हैं, तो ये एलोपेशिया एरियाटा के अंदर इसका डायग्नोसिस जाता है। टोटालिस में पूरे बाल ही चले जाएंगे, यानी जो पूरी स्काल्प होगी वो पूरी चिकनी हो जाएगी, वहां पे कोई भी आपको हेयर फॉलिकल्स नजर नहीं आएंगे। और थर्ड होता है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। इसमें स्काल्प के साथ साथ बॉडी के भी कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर, यहाँ पे यानी एक भी बाल दिखाई नहीं देगा। ये एडवांस फॉर्म होता है एलोपेशिया एरियाटा। आयुर्वेद की बात करें तो हमें शारंगधर में उपधातु बोला गया है मज्जा धातु का, ना। चरक संहिता में अस्थि धातु का मल बोला गया है। देन अगर अस्थि क्षय का एक सिम्टम हेयर फॉल बताया गया है ना, तो यहाँ पे अस्थि और मज्जा धातु का विशेष रूप से आपको बालों के ऊपर असर दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर प्रकृति वाइज जाए तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रकृति में डिफरेंट प्रकार के बाल बताए गए हैं। जैसे कफ प्रकृति में स्थिर कुटिल नील केश कहा गया है। पित्त प्रकृति शिप्रवली पलित्य खालित्य दोषाः कहा गया है, किनके प्रायः मृदु और अल्प ही होते हैं, क्या श्मश्रु केश लोम। और वात प्रकृति में परुष केश श्मश्रु। अब यहाँ पे प्रकृति देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो आप और वो आपके पास पेशेंट आया हुआ है खालित्य को लेके, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, बिकॉज बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी पित्त प्रधान है और व्याधि भी पित्त प्रधान है। तो यहाँ पे साध्यत्व आपका थोड़ा सा दुख साध्य या कृच साध्य की तरफ जाता है। देन अगर रस प्रदोषज व्याधि देखिए, अस्थि प्रदोषज व्याधि देखिए, तो ये मेनली केश को अफेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। रस प्रदोषज व्याधि में वलयः पालितानि कहा गया है, और केश अस्थि प्रदोषज व्याधि में डायरेक्टली केश दोषाः कहा गया है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट करें या जब भी हम डायग्नोसिस करें तो हमें इन सारी बातों को, कि उसकी प्रकृति क्या है, कौन सा धातु अफेक्टेड हो सकता है, रस है, रक्त है, इवन कुष्ठ के भी कुछ प्रकारों में आपको रोमशातन ये सिम्टम बताया गया है। देन गर्भज भाव के हिसाब से देखिए तो इसको पितरज भाव में माना गया है। पार्थिव महाभूत प्रधान होने के कारण इसमें पार्थिव महाभूत का भी आपको विचार करना पड़ेगा जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना। आचार्य चरक ने एक और मेंशन किया कि सौराष्ट्र देश में एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सॉल्टी डाइट, ज्यादा नमक खाने से ना वली खलित पालित्य होता है। तो ये सारी हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे सौराष्ट्र से ज्यादा सॉल्टी डाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना। देन खालित्य और इंद्रलुप्त, जो ये 2 व्याधियां मेनली हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, जिसमें है ना बाल झड़ने की समस्या या बाल ना होने की समस्या का वर्णन मिलता है, और ये टिपिकली पित्त डोमिनेंट त्रिदोषज व्याधि है। अब आते हैं खालित्य की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सिंपल है कि खालित्य यानी क्या, तो हेयर फॉल होना यानी खालित्य होता है।
आयुर्वेद में इसे ऊर्ध्व जत्रुगत विकार बोला गया है। कुछ लोगों ने इसको शुद्र रोग, कपाल रोग या शिर कपालगत व्याधि करके इसके स्थान के आधार पर इसको बताया गया। अब हमें अगर खालित्य और इंद्रलुप्त इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो हमें याद रखिए, खालित्य डायग्नोसिस तब होगा जब देर ग्रेजुअल थिनिंग रहेगी, धीरे धीरे बाल झड़ने स्टार्ट हुए, बाल पतले होने स्टार्ट हुए और क्या होने लगा, स्काल्प दिखने लगा, तो वो खालित्य में जाएगा। वहीं पे इंद्रलुप्त अगर हम देखें तो यहाँ पे पैची हेयर लॉस रहेगा। जो हेयर लॉस है या फिर जो जगह है जहां से हेयर लॉस हो रहा है वहां पे पूरा पैच दिखाई देगा, जिसमें वेल डिफाइंड एरिया होगा, जहाँ पे पेशेंट आपको बताएगा कि यहाँ से बाल पूरे उड़ गए ना। यहाँ पे खालित्य में हेयर फॉलिकल्स तो रहते हैं पर बाल पतले नजर आते हैं, है ना, वॉल्यूम चला जाता है बालों का। लेकिन इंद्रलुप्त में क्या होगा, सडन बाल के बाल पूरे जड़ से निकलने लग जाएंगे। देन खालित्य को हम नॉर्मली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो मॉडर्न वाला बताता है उससे कंपेयर करते हैं और इसमें एलोपेशिया एरियाटा से करते हैं। देन त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट देखें तो पित्त और वात ज्यादा है इसमें और इंद्रलुप्त में पित्तवात के साथ साथ आपको कफ और रक्त की भी चिकित्सा करेगी, बिकॉज कफ यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन या स्त्रोतरोध करेगा और जिसके कारण रक्त दृष्टि होके और पित्त दृष्टि होके यहाँ पे आपका बाल पूरे जड़ से झड़ने लगेंगे। खालित्य एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, धीरे धीरे स्टार्ट होगी। इंद्रलुप्त सडन आता है, पेशेंट आपके पास आएगा कि एकदम से बालों का गुच्छा ही निकल गया। तो मैनेजमेंट में टिपिकली आप देखोगे तो दोष बैलेंस, तो हमें पित्त और वात यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, स्काल्प नरिशमेंट करनी पड़ेगी और हेयर ग्रोथ थेरेपीज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर जाए तो मेन इंद्रलुप्त में रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है जब हम इंद्रलुप्त की चिकित्सा कर रहे हैं। देन जैसे हमारे आयुर्वेद में होता है कि हम निदान पंचक में जाते हैं तो सबसे पहले हमें निदान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे निदानों का वर्णन करते हुए अष्टांग संग्रह में क्या है, धूम आतप तुषार अम्बु, है ना, धूम, ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी में खेलना, ज्यादा जागना, ज्यादा सोना, ज्यादा स्वेद आना, है ना, बाष्प निग्रह रोध नहीं, है ना, कि पुरोवात में जाना, ज्यादा रोना या फिर बिल्कुल ही रोने का या फिर अश्रुवेग का धारण करना, ये सारे क्या करते हैं कि आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। तो इसके कारण है ना आपको खालित्य दोष हो सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक लक्षण जो है वो है लवण रस का अत्यधिक सेवन, क्षार का अत्यधिक सेवन। अब लवण रस और क्षार में डिफरेंस क्या होता है, तो क्षार क्षणनाथ क्षार कहा गया है। लवण रस जिसमें आपका सॉल्ट ज्यादा है, अब सॉल्टी में आपका सारा फास्ट फूड आ जाता है। क्षार में ऐसी चीजें आएगी जो अल्कलाइन होती है जो आप खाते हो, दैट इज क्षार। देन शीतांबु सेवन, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना, एकदम से बाहर से आने के बाद ठंडा पानी इसका सेवन करने से वात और पित्त का प्रकोप होता है। देन इम्प्रॉपर डाइट, एक्सेसिव डाइट बाय प्रेग्नेंट लेडी कॉजेस खालित्य इन हर चाइल्ड ड्यू टू विटिएशन। तो ये एक गर्भोपघातकर भाव यहाँ पे बताया गया है। देन गेटिंग एंग्री, टॉकिंग, ये सारा स्ट्रेस बढ़ाता है। स्नीजिंग, ओवर एक्सर्शन, आफ्टर टेकिंग नस्य, जो नस्य में आपको अपरिहार्य करने के लिए कहा है कि अनार्ह विषय कहा गया है, अगर वो करने के बाद आप करते हो तो खालित्य और पालित्य होता है। एक्सेसिव काउंबिंग ड्यूरिंग ऋतुकाला लीड्स टू हेयर फॉल इन चाइल्ड, इसका कोई अभी ये नहीं है पर ये एक टेक्सचुअल रेफरेंस है। इंपॉर्टेंट है कृमि प्रादुर्भाव, हमेशा जब हेयर फॉल का आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपने कृमि प्रादुर्भाव का विचार करना चाहिए। अब ये कृमि केवल स्थानिक ना होकर हो सकता है जिसे हम कहते हैं कि पेट में कीड़े हो, ये बहुत कॉमन होता है कि जिसके कारण आपका हेयर फॉल या फिर न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है और जिसके कारण यहाँ पे बाल झड़ना स्टार्ट हो रहा है। देन दुष्ट प्रतिक्षेपित लीड्स टू खालित्य, ये भी एक ध्यान देने लायक बात है कि क्या उसे ऊर्ध्वर जत्रुगत कोई दूसरे विकार है जिसके कारण खालित्य हो रहा है। देन अति चिंतन, चिंता, क्रोध, भय, शोक, सारा स्ट्रेस बढ़ाने वाला जो निदान होता है। देन आयुर्वेद में बाकी निदानों में जाए तो विरुद्धाहार, दीवा, स्वाप, आम, देश काल विपर्य, कि आप एक भूमि से दूसरी भूमि, पानी बदल गया, ऊषर भूमि में गए, अति मद्यपान किया, तो ये सारी चीजें पित्त और वात का प्रकोप करके आप जो है खालित्य की संप्राप्ति को पूर्ण करते हैं। देन हम जाए
मॉडर्न के हिसाब से, तो जैसे हमें निदान पता होना चाहिए, यहाँ पे भी आजकल जो है वो निदान थोड़े से बढ़ गए हैं। सो मेल और फीमेल इनमें जो हेयर लॉस के कारण है वो काफी डिफरेंट होते हैं, और पेशेंट में ये पूछना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज अगर हम निदान परिवर्जन नहीं करेंगे तो चाहे हम ऊपर से आयुर्वेद की कितनी भी दवाइयां खिलाए, उसका खालित्य या इंद्रलुप्त जाना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट है इसमें फिजिकल स्ट्रेस ऑन द स्काल्प। तो आजकल जो टाइट टू हेयर स्टाइल्स होते हैं, एक्सेसिव ब्रशिंग, एक्सेसिव मसाज, या फिर जो केमिकल ब्लीचिंग किया जाता है, स्ट्रेटनिंग, ये सारी जो ट्रीटमेंट्स की जाती है, उससे टिपिकली आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है। बिकॉज अगर आप देखिए इन जो थेरेपीज होती है उसमें बालों को खींच खींच के स्ट्रेट किया जाता है, तो जब ये कंटिन्यूअस खींचे हुए रहते हैं तो क्या करता है, इसका शाफ्ट और इसके फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, और इसके कारण हेयर टूटना और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर हेयर फॉल का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसे कहिए कि कोई भी आप ट्रीटमेंट से बचिए, बिकॉज ये ट्रीटमेंट चाहे आपको कितने भी अच्छे बाल दे, लेकिन आपके बालों के जो बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं उसके कारण ये बालों को कमजोर करता है। देन आज के जमाने की सबसे कॉमन जो कॉज है वो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जब भी हाई कॉर्टिसोल रहता है, तो जब ये कॉर्टिसोल बालों के टेलोजेन फेज को बहुत फास्ट कर देता है। याद करिए, जब एनाजेन था तब वो अपना बढ़ रहा था, कैटाजेन में वो क्या हो गया कि वो रेस्टिंग फेज में आता है, और इसके बाद टेलोजेन फेज आती है जिसमें आपका जो डर्मल पैपिला है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तब क्या होता है कि जो आपका एनाजेन फेज है वो बहुत छोटी हो जाती है, जिसमें बाल ग्रो कर रहा है, और वो टेलोजेन फेज में बहुत ज्यादा देर रहती है, जिसके कारण क्या होता है, डर्मल पैपिला बहुत जल्दी निकल जाता है और बाल झड़ना स्टार्ट होता है। तो बाल उगने और झड़ने, इसका जो बैलेंस है, उसका जो बैलेंस बिगड़ जाने से क्या होता है, आपको बाल ज्यादा पतले दिखाई देते हैं, बाल ज्यादा झड़ना दिखाई देता है। नेक्स्ट इज एंजाइटी एंड स्लीप डिप्राइवेशन। आजकल जो मोबाइल फोन, हमारा जो इतने पार्टीज हम लोग करते हैं, तो इसमें नॉर्मली ये सारा स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, हमारे कॉर्टिसोल को। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको नींद नहीं आ रही होती है तो आप मोबाइल चलाते हो और फिर और ज्यादा नींद नहीं आती है। तो ये आपका जो मोबाइल चलाना है वो क्रॉनिक स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। आपका स्ट्रेस हार्मोन जब तक इंक्रीज रहेगा, कॉर्टिसोल जब तक इंक्रीज रहेगा, तब तक जो मेलाटोनिन, जो नींद आने का हार्मोन है, वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली ये आपके आंखों को ही खराब नहीं कर रहा, ये आपके बालों को भी खराब कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ स्लीप और पर्टिकुलर टाइम ऑफ वेकअप ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज पुअर न्यूट्रिशन। तो पेशेंट का हमारा खाना पीना कैसा है। इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा होती है, और बढ़ते बच्चों में टिपिकली इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आजकल हम फल फ्रूट नहीं खाते हैं, सारे फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो जो हमें पहले ही दूध, दही, फल फ्रूट से मिल जाता था, वो सारे विटामिन, ओमेगा 3 एसिड्स या प्रोटीन्स हमें नहीं मिलते हैं, और अल्टीमेटली बाल जिससे बना है वो केराटिन प्रोटीन है, जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रोटीन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो वहां पे वीकनिंग ऑफ हेयर होता है और हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट आजकल जो फैड है दैट इज क्रैश डाइटिंग एंड सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। सबको दुबला पतला दिखना है। अब ये दुबला पतला दिखने के चक्कर में आपका न्यूट्रिशन इतना ज्यादा हैम्पर हो जाता है कि जो एनर्जी सप्लाई चाहिए वो मिलता ही नहीं है, जिसके कारण आपका हेयर ग्रो करेगा। तो इसीलिए ये आपका हेयर फॉल दिखता है। नेक्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल हमारे यहाँ पे हर छोटा बच्चा या इसमें आपको हार्मोनल इम्बैलेंस मिलेंगे। पीसीओएस इतना कॉमन हो गया है, जो आजकल पीएमओएस हो गया है। देन थायराइड डिसऑर्डर्स, मेनोपॉज, पोस्टपार्टम, ये सारी चीजें आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की तरफ ढकेलती है। इंक्रीज टीएचटी, किसी भी कारण से टेस्टोस्टेरोन की इंक्रीज हो रही है। तो आजकल हम खाना भी देखें तो ऐसा आता है, सारा हार्मोनल होता है, हम ऑर्गेनिक कोई नहीं खाता है। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली हमारे हार्मोन इम्बैलेंस करती है, जिससे आपका जो हेयर फॉलिकल है वो डीएचटी, हेयर फॉलिकल के साथ जो डीएचटी है वो अटैच हो जाता है और वो उसको बढ़ने नहीं देता है। इसके कारण क्या होता है, बाल पतले होने लगते हैं और फिर फीमेल में एंड्रोजन रिलेटेड हेयर लॉस दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये कारण देखना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट, मेडिकेशंस। आजकल हर दूसरा व्यक्ति आपको कोई ना कोई मेडिकेशन में दिखेगा। तो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, इसकी हिस्ट्री हमें लेनी ही चाहिए। सेकंड है आइसोट्रेटिनोइन।
अब एसिड रेटिनोइन है क्या? तो आजकल आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें इतनी सारी फीड्स आते हैं कि हम इतने एक्टिव्स यूज करें हमारे फेस के ऊपर, हमारे हेयर के ऊपर, ताकि वो बहुत सुंदर या ग्लास स्किन दिखे। तो ऐसे ही हम जो रेटिनॉइड यूज करते हैं, जो विटामिन ए के डेरिवेटिव्स चेहरे के ऊपर, कि हमें एक्ने ना आए या हम एंटी एजिंग की तरह, तो ये जो विटामिन ए होता है ये अल्टीमेटली क्या करता है, आपका टीलोजन इफ्लिवम को ये करता है, टीलोजन फेस को ज्यादा प्रेसिपिटेट करता है। कीमोथेरेपी है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सारे जो फॉलिकल की नॉर्मल ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं। टेम्पररी हेयर थिनिंग, जब तक दवाई शुरू है तब तक ये रहेगा और नहीं रहेगा, इसीलिए ये एक बार हिस्ट्री पूछना जरूरी है। और क्योंकि अगर ये सब बंद नहीं हो रहा है तो फिर आपका जो भी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं उसके कारण जो हो रहा है, या फिर आप रेटिनॉइड बंद नहीं कर रहे हो, तो आपका वो चलता ही रहेगा, बिकॉज कॉज आपका नहीं जा रहा है। देन लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो इसमें सारे ये आएंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, यूवी एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन, ये सारा ही आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लड सप्लाई बंद करता है या कम करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है वो आपके हेयर शाफ्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और टिपिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या करते हैं, फॉलिकल्स को कमजोर कर देते हैं। लास्ट है जेनेटिक और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो एलोपेशिया एरिडा ये बहुत कॉमन है, जिसमें आपके ही इम्यून सेल आपके हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और इसमें पैची हेयर लॉस आपको मिलता है। इसके अलावा भी ल्यूपस सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इसमें इन्फ्लामेटरी हेयर लॉस हो सकता है। इसमें ओरिजिनल बीमारी की ट्रीटमेंट कीजिए, अपने आप हेयर लॉस कम हो जाएगा। ट्राइकोटिलोमानिया एक इस कंडीशन है जहाँ पे आप बार बार अगर बाल खींचे जाते हैं तो हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है। सो फीमेल्स में ये सारी कंडीशंस की एक बार हिस्ट्री लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है निदान परिवर्जन करने के लिए। मेल्स में अगर जाए तो मेल्स में जेनेटिक बहुत कॉमन होता है बहुत सारे लोगों में, दैट इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। सो इनहेरिटेड सेंसिटिविटी, अगर फादर में हेयर लॉस या एलोपेशिया की हिस्ट्री है तो बच्चों में आना ये बहुत कॉमन है, बिकॉज फॉलिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं डीएचटी सेंसिटिविटी के कारण। अब जेनेटिक यानी क्या होगा, तो डीएचटी तो हम सब में ही बनता है, लेकिन हार्मोनल लेकिन इन लोगों में सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी, तो जो भी डीएचटी बनेगा वो सीधा हेयर फॉलिकल को ही जाके लगेगा और वो सीधा आपका जो हेयर फॉलिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करके हेयर फॉल ज्यादा बढ़ाएगा। देन हार्मोनल में सेम जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स मेल फीमेल में देखे जाते हैं वही आएंगे, तो इंक्रीज डीएचटी और थायराइड डिसऑर्डर्स अगर है तो वो हेयर ग्रोथ साइकिल को शॉर्टन करता है, हेयर फॉलिकल को श्रिंक करता है और डिफ्यूज हेयर थिनिंग करता है। थायराइड कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। और बहुत बार आप देखेंगे कि थायराइड आप जब दवाई लेता है पेशेंट, स्पेशली थायरोक्सिन ले रहा है, तो उसका आपको टीएसएच तो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, बट उसको हेयर थिनिंग वगैरह ये बाकी सारे सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं। तो इसमें हम आयुर्वेद वाले बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि उसकी लक्षणों की और दोष दुष्यों की चिकित्सा करें, बिकॉज सिर्फ टीएसएच नॉर्मल आना, थायराइड नहीं होना ये नहीं होता है। हम उसको अग्नि दृष्टि की तरफ ले जाए तो उसको ज्यादा फायदा हो सकता है एज कम्पेयर टू केवल थायरोक्सिन देने से बाल झड़ने का रुकना करके। देन न्यूट्रिशनल में अगेन सेम डिफरेंशिएंसी, प्रोटीन, कार्बो, आयरन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन बी12, बायोटिन की। देन यहाँ पे भी फिजिकल फैक्टर्स, आजकल लड़की भी हेयर स्टाइल करने लगे हैं, तो यहाँ पे ट्रैक्शन या फिर वो हेयर स्टाइल्स या फिर हेयर थेरेपीज करवाते हैं, तो इसमें भी आपको हीट स्टाइलिंग और हार्श केमिकल के कारण आपको टेंशन डैमेजेस मिल सकता है। देन क्रॉनिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्लीप डिप्राइवेशन, ये कॉमन फैक्टर है मेल और फीमेल दोनों में। मेडिकल कंडीशन में स्काल्प इन्फेक्शन, क्रॉनिक सिस्टमिक डिसीज, अगर आप देखें स्काल्प सोराइसिस बहुत कॉमन होती जगह है ना। उसके अलावा टीनिया कैप्टिस भी बहुत कॉमन होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें आपको ये होता है कि वहाँ पे मोस्टली पैची हेयर लॉस आपको मिलता है। देन क्रॉनिक सिस्टमिक डिसीज, बहुत दिनों से अगर बीमार चल रहे हो तो भी डिफ्यूज हेयर लॉस होता है। मेडिकेशंस में सेम आते हैं, कीमोथेरेपी, एंटी डिप्रेशन, बट यहाँ पे लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ज्यादा होता है, बिकॉज स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज मेल में ज्यादा दिखाई देता है ना। देन यूवी एक्सपोजर एंड पॉल्यूशन इज द कॉमन फैक्टर।
सो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट है एलोपेशिया एरियाटा, मेल और फीमेल में किस तरीके से दिखाई देता है। एंड्रोजेनिक में थिनिंग होती है, टीलोजन F11 में भी थिनिंग होती है, पर यहाँ पे एक्सेसिव हेयर फॉल रहेगा। एनाजेन F11 में भी आप देखेंगे यहाँ पे मेल पैटर्न ज्यादा समझ में आ रहा है, फीमेल के हेयर ज्यादा थिक होते हैं, तो इतनी जल्दी ये नहीं समझ में आता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया में भी टाइट हेयर स्टाइल, स्कारिंग, जहाँ पे स्कार हो रहा है, तो जहाँ पे स्कार होता है तो वहां पे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाता है। और लास्ट आपका जो ट्राइकोलोटोमीनिया, जो हमने देखा था कि बाल खींच के जो हेयर पुलिंग हैबिट के कारण जो टूट जाता है। देन अगर संप्राप्ति पे आए तो आयुर्वेद में कहा गया है कि रोमकूपानुगतम पित्तम वातेन सह मूर्छितम। सो रोमकूप के अंदर जब पित्ते जाता है वो वात के साथ जब मिक्स हो जाता है तो प्रत्यावती रोमाणी तत्श्लेष्मा सशोनितम। सो वो रोम को बाहर निकालता है। तो टिपिकली अगर आप देखें तो इसमें वात पित्त डोमिनेंसी होती है ना। श्लेष्मा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है और रक्त दोष, पित्त दुष्टि के कारण, रक्त दुष्टि होने के कारण वो ऑब्स्ट्रक्शन करके उस तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देते हैं, जिसके कारण वहां पे आपको बाल झड़ जाते हैं। देन यहाँ पे अगेन सेम चरक चिकित्सक है, तेजो अनिलो स केश भूमि। तो तेज और अनिल के साथ केश भूमि दग्धा, यानी केश भूमि की दग्ध हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वात ड्राई कर देता है पूरे एरिया को और जो पित्त है वो जला देता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको खालित्य दिया जाता है। आयुर्वेद में जो बॉडी हेयर अगर फॉल हो रहे हैं तो उसे रुह्य कहा जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम संप्राप्ति समझने जाए तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले निदान सेवन जो भी हमने अभी देखे, तो आहारज विहारज और मानसिक निदान है, जिसके कारण पित्त दुष्टि होती है, जिससे देहोष्मा वृद्ध हुआ और रस रक्त दुष्टि हुई, और उसके बाद वात दुष्टि के कारण अस्थिक्षय हुआ और सिरा संकुचन हुआ। कफ दुष्टि यहाँ पे सिरा मुख का ऑब्स्ट्रक्शन करती है और यहाँ पे केशोत्पत्ति का अवरोध होता है। अस्थिक्षय, ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ आ जाते हैं तब खालित्य होता है। देन अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखिए मॉडर्न के अनुसार, तो टिपिकल आप देखिए जब एनवायरमेंट असॉल्ट होता है या फिर टॉक्सिन, स्टाइलिंग, यूवी एक्सपोजर है ना, और इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है कि आपका स्ट्रेस बढ़ता है, तो जो भी कॉर्टिसोल होता है वो आपके टीजीएफ अल्फा और डीएचटी के साथ मिलकर बढ़ाता है, और जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यानी जो फ्री रेडिकल्स है, इन्फ्लामेशन है, वो सारा जाके कहाँ पे, आपके हेयर फॉलिकल का जो मैट्रिक्स है वहां पे जाके इसको अफेक्ट करता है, और ये क्या करता है कि बाल को उखाड़ देता है अपनी जगह से। इसके अनुसार देखिए, अगर हम साइकिल के अनुसार, तो नॉर्मली जो 6 साल तक हमारी ये थी, वहां पे एनाजन फेज वो शॉर्टन हो जाती है, टेटाजन फेज रिग्रेशन होती है, यूजुअली 3 मंथ तक टेलोजन चलती है। इन पैटर्न हेयर लॉस द लेंथ टाइम स्पेंड इन एनाजन रिड्यूसेस एंड टीलोजन बढ़ जाती है। तो एनाजन जो ग्रोथ ईयर है वो आपका कम हो जाता है, और टीलोजन जो रेस्टिंग फेज होती है उसमें बढ़ जाता है, और शेडिंग जहाँ पे बाल झड़ जाते हैं। नॉर्मली दिन में 100 हेयर का फॉल होना नॉर्मल है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हो रहे हैं और आपको थिनिंग दिख रहा है या फिर बाल्ड पैच दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने खालित्य या फिर इंद्रलुप्त के बारे में सोचना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ खालित्य देखें तो आयुर्वेद में वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज बताया गया है। हारित संहिता में एक रक्तज खालित्य का वर्णन किया गया है। तो डायग्नोसिस अगर देखें तो वातज खालित्य में बताया गया है कि अग्निदग्ध होना चाहिए, श्याव अरुण डिस्कलरेशन बताया गया है, और हारितने से रुक्ष पांडुर स्काल्प बोला हुआ है। तो यहाँ पे अग्निदग्ध यानी आपको रेडिश दिखनी चाहिए, श्याव अरुण, इस प्रकार से। पित्तज खालित्य में स्काल्प टिपिकली पीत नील दिखाई देती है, एक्सेसिव स्वेट में भी फाउंड यानी रेड एंड बर्न्ड। तो टिपिकली हम देखें तो यहाँ पे हम स्काल्प की बात कर रहे हैं, तो ये खालित्य से ज्यादा आपको इंद्रलुप्त की तरफ भी, या फिर आपका कोई स्काल्प इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी तरफ ये ज्यादा ध्यान खींचता है। देन कफज, इसमें आपको व्हाइटिश टिंज दिखाई देगा, स्निग्ध स्काल्प कहा गया है, यानी जो भी आपको आप स्काल्प को टच करोगे तो वो रफ ना नजर आके वो बहुत ही चिकनी नजर आएगी, बिकॉज हेयर फॉलिकल्स वहां से जा चुके हैं। देन सन्निपातज और त्रिदोषज खालित्य,
तो यहाँ पे टिपिकल अगर आप देखें तो बर्ड या हैज अ नेल लाइक अपीयरेंस। तो त्रिदोषज होने के बाद वो इतना चिकना हो जाएगा कि जैसे नाखून दिखाई देता है उस तरीके से चमकेगा। और रक्तज खालित्य में पूये युक्त, यानी वहां पे आपको फुंसियां दिखेगी और जिसमें से पस फॉर्मेशन दिखाई देगा। देन संप्राप्ति घटक की अगर बात करें तो दोष में पाचक पित्त, भ्राजक पित्त आ जाएगा। अगर स्किन इन्वॉल्व है तो समान व्यान वायु आएगा बिकॉज न्यूट्रिशन आता है, और कफ में तर्पक कफ। देन धातुष्य में आता है कि धातु में रस रक्त अस्थि आएगा, मल में स्वेद और केश, स्रोतस में रस रक्त अस्थि स्वेद वह और मनोवह स्रोतस भी है। स्रोत दृष्टि में संग दृष्टि ज्यादा दिखाई देगी क्योंकि जब बाल पूरी तरीके से झड़ रहे तो कफ और रक्त ये ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। तो जब भी हम चिकित्सा का विचार करेंगे तो जाठराग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि और अस्त्याग्नि का भी हमने विचार करना चाहिए। रोग मार्ग बाह्य है, अगर कुष्ठ की तरफ जा रहा है तो फिर वो आपका धातु की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करना। उद्भव स्थान आमाशय है और अधिष्ठान केश भूमि। देन इम्पोर्टेंट जो आज का हमारा मेन टॉपिक है चिकित्सा सिद्धांत, कि हमें सबसे पहले तो जब भी हमारे पास खालित्य का पेशेंट आए तो उसकी चिकित्सा में हमें क्या क्या करना है। तो जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि फर्स्ट इज निदान परिवर्जन, सेकेंड इज शोधन चिकित्सा, थर्ड इज शमन चिकित्सा, फोर्थ इज रसायन थेरेपी, और लास्ट है हमारा लोकल प्लस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सो निदान परिवर्जन में सबसे पहले तो हमें पहले निदान ही करना है कि पेशेंट को जो खालित्य हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। इसमें आयुर्वेदिक फैक्टर्स के साथ साथ जो हमने मेल और फीमेल पैटर्न में देखे थे वो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए और एक डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए पेशेंट से कि उसके हेयर फॉल का कारण ढूंढने के लिए, है ना। तो सबसे पहले तो निदान परिवर्जन में वही कि हमने एक्सेसिव लवण नहीं खाना चाहिए, क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाने हैं, फ्राइड फूड नहीं खाने हैं, विरुद्धाहार बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे आपको पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं रोज मिल्क शेक खाता हूँ, या फिर मैं रोज यहाँ पे दूध और नमक या फिर पास्ता, ऐसी चीजें हैं कि जिसमें नमक दूध के साथ मिलाया जाता है, या ऐसी बहुत सारी विरुद्धारणाएं है जिसमें वो खाते हैं। तो एक्सेसिव टी, कॉफी, अल्कोहल, अल्कोहल की बात अलग है, लेकिन टी कॉफी भी हमें पता नहीं चलता हम दिन में कितनी बार पी लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस, एंगर एंड एंजाइटी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बिकॉज आजकल हम 24 घंटे ऑनलाइन या फिर ऐसे रहते हैं, तो ये हमेशा हमारे स्ट्रेस फैक्टर या हमारे कॉर्टिसोल को रेज करके रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हमें इसको अवॉइड करने बोलना है, कि जिसमें यहाँ पे मोबाइल ज्यादा देखना या फिर ऐसी चीजें जिससे स्ट्रेस है उस चीजों से दूर रहना, ये बहुत जरूरी फैक्टर हो जाता है खालित्य या इंद्रलुप्त की स्टेज में, है ना। एक दिनचर्या का प्रॉपर फॉलो करना, क्योंकि एक इतनी छोटी सी बात है कि हम सुबह जल्दी उठे नहीं, हम हर चीज के लिए लेट हो रहे और फिर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है। तो यहाँ तक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि आप एक सही समय पे सो, सही समय पे उठो, बिकॉज इट कैन कंट्रोल योर स्ट्रेस साइकिल इन द डे। देन केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स, आजकल इतने सारे हम लोग यूट्यूब या इसमें देखते हैं कि ये सीरम लगाओ, ये क्रीम लगाओ, या ऐसा शैम्पू यूज करो, ऐसा कंडीशनर यूज करो। इतने सारे केमिकल्स अगर हमारे बाल या स्कैल्प पे लगेंगे तो यहाँ पे हर चीज हमें सूट हो ये जरूरी नहीं है, और वो एक हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं। देन प्रजागरण, दिवा स्वप्न, जो कहा कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। देन एक्सेसिव एक्सपोजर टू हीट, सन, डस्ट एंड पोल्यूशन, जहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी में जा रहे हो या बहुत ज्यादा डस्ट या पोल्यूशन में जा रहे हो तो बाल ढके होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाल एक ऐसी चीज है जिसको आप छुपा नहीं सकते हो कहीं पे भी, तो जहां हो सके वहां पे ढकने की जरूरत है। इवन अगर आप देखो, आप दिन भर एसी में भी बैठे रहो तो बाल ड्राई हो जाते हैं, तो इसे भी अवॉइड करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट आते हैं शोधन चिकित्सा। अब शोधन चिकित्सा में जैसे हम जानते हैं कि पंचकर्म में सारी ही आती है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्ते, ये सारे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे कौन सा यूज करना है, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है। तो जैसे हमने संप्राप्ति घटक में देखा, तो वमन विरेचन की तरफ हम तब जाना चाहिए जब वहां पे बहुत ज्यादा दोष दृष्टि हो।
अब दोष दृष्टि बहुत ज्यादा है, हम ये कैसे पहचानेंगे? तो दोष दृष्टि पहचानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तो पेशेंट आपके पास कितना क्रॉनिक है, और टिपिकली आप देखो इंद्रलुप्त के केस की तरफ अगर आपका पेशेंट जा रहा है, या फिर वो आपका स्काल्प सोराइसिस या कुष्ठ की तरफ जा रहा है, तब आपने वमन विरेचन के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज पेशेंट अगर बहुत दिनों से खालित्य या इंद्रलुप्त से अफेक्टेड है, वो बहुत सारी दवाइयां खा के आ चुका है, तो फिर आपने वमन का और विरेचन का और बस्ती तीनों का विचार करना चाहिए। क्योंकि ये तीनों जब एक कोरी स्लेट आपके हाथ में होगी, तब आपकी दवाइयां बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि उसकी दवाइयां उसे काम भी नहीं करेगी। बिकॉज ओवरऑल अगर आप मूल स्थान पे उस दोष का शमन नहीं करते हो, तो आप बाकी जगह कितनी भी कोशिश करो वो वापस आएगा। तो हर खालित्य या इंद्रलुप्त के पेशेंट के लिए आपको वमन विरेचन बस्ती देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट आपके पास बहुत दिनों से है, उसको बहुत जगह पे पैचेस हो रहे हैं, जैसे हमने एक एलोपेशिया टोटालिस में देखा था या यूनिवर्सलिस में देखा था कि जिसमें उसको बार बार बाइल्ड पैचेस हो रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऐसी जगह पे आप है ना, वहां पे आप वमन विरेचन ये प्लान करना चाहिए। वमन विरेचन देते समय भी टिपिकली आपको सबसे पहले तो दीपन पाचन से स्टार्ट करना है। बिकॉज सबसे पहले आप उसका न्यूट्रिशन अच्छा करेंगे, आप उसका दवाई का एब्जॉर्प्शन अच्छा करेंगे, तो ही आपकी दवाई उसको अफेक्ट करेगी। तभी आपको आप ये करना पड़ेगा। टिपिकल दीपन पाचन में आप आरोग्यवर्धिनी दे सकते हो या फिर पंचकोल दे सकते हो, है ना। और उसके बाद जो भी आप घृत पान करोगे या स्नेह पान करोगे वमन या विरेचन के लिए, वो तिक्त रसात्मक होना चाहिए। आप पंचतिक्त घृत दे सकते हो, पंचतिक्त घृत गुग्गल दे सकते हो। बिकॉज ये सारे तिक्त रसात्मक होने के कारण सूक्ष्म स्रोतों तक जाके जो स्रोतोरोध है उसको क्या करते हैं, दूर करने की, वहां पे दोषों को ढीला करने की क्षमता रखते हैं। और फिर वमन विरेचन के माध्यम से जब निकल जाता है, तो जैसे हमने देखा कि बस्ती जो है वो टिपिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पंचतिक्त क्षीर बस्ती देनी है। अगेन तिक्त रस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस्ती ना केवल वात का क्षमन करेगी, दूसरा बस्ती अस्थि की तरफ भी जाती है। और टिपिकली पंचतिक्त घृत क्षीर बस्ती होता है या पंचतिक्त क्षीर बस्ती आप अगर देते हो तो ये ब्रहण का भी काम करेगी, स्त्रोतरोध भी दूर करेगी और अस्थि पुष्टि का भी काम करेगी। देन जैसे हमने आयुर्वेद में पढ़ा है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नस्य है, जैसे भृंगराज तेल है, षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, चंदनादि तेल, यष्टि मधुमेह, जो शीत वीर्यात्मक मोस्ट ऑफ द आपका आता है ना, कि वहां पे आपको ये तेल देने हैं नस्य की मात्रा में, 2-2 बूंद प्रतिमर्श नस्य की मात्रा में देने हैं। ये नस्य का भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है खालित्य में। अगर आपके पास हेयर फॉल का पेशेंट आया है तो उसे नस्य जरूर दीजिए, और अगर ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है तो, ना। देन शिरोधारा शिरोपीछू, अगर स्ट्रेस इफेक्ट आ रहा है और तो वहां पे शिरोधारा का भी विचार करना चाहिए। अपने तक्रधारा जिसमें कॉमन आता है, या फिर केश्य द्रव्यों की भी आप धारा कर सकते हो जिससे आता है। शिरोपीछू, अगर टिपिकली आपके पास पैची हेयर लॉस के पेशेंट है जो इंद्रलुप्त के है, कि जहाँ पे उसको पैच मिलता है, तो यहाँ पे आपने शिरोपीछू करना चाहिए। पर ये शिरोपीछू करने से पहले आपको रक्तमोक्षण या प्रच्छान कर्म करना चाहिए। रक्तमोक्षण या प्रच्छान कर्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आपके पास इंद्रलुप्त का पेशेंट है, खालित्य में नहीं, केवल इंद्रलुप्त का। तो यहाँ पे अगर आप टिपिकल देखो तो प्रच्छान कर्म करने के बाद या फिर जलौकाचरण, अब टिपिकली आप देखोगे जहाँ पे पैचेस है और वहां पे आपको अगर वहां पे हेयर फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं तो जलौकाचरण कीजिए, है ना, ज्यादा जल्दी इफेक्ट दिखेगा। लेकिन पैचेस है, लेकिन वो पूरे सारे चिकने हो गए हैं, पूरे बाल ही उखड़ गए हैं, तो यहाँ पे प्रच्छान कर्म या फिर विद्ध कर्म कीजिए। या फिर विद्ध निकर्म है तो आप डर्मा रोलर से भी कर सकते हो, है ना, या कपिंग थेरेपी की जा सकती है। इन शॉर्ट हमें वहां पे ब्लड जो भी है, ब्लड लेटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, तो वहां पे बेसिकली वहां पे जो भी है ब्लड सप्लाई बढ़ना चाहिए, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और फिर बाद में हम उसमें शिरोपीछू, शिरोलेप, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कि जैसे कहा कि अगर हेयर फॉलिकल्स है तो जलौकाचरण में जल्दी आराम मिलेगा, उसके बाद आप शिरोपीछू लगा सकते हो।
लेकिन अगर पूरा जो स्पॉट है वो अगर पूरा चिकना हो गया है तो ऐसे में आपने प्रच्छान कर्म करना चाहिए। और उस प्रच्छान कर्म करने के बाद आपने उसमें उसको आप शिरो लेप भी दे सकते हो। बहुत सारे लेप आगे हम बात करेंगे जिसके ऊपर, और शिरो पीछू भी दिया जा सकता है जो डिफरेंट तेल है। तो अगर सिंपल शोधन कर्म हमें कब डिफाइन करना है कि बहुत ज्यादा दुष्टि है, बहुत ज्यादा पैची है, ओवरऑल दिखाई दे रहा है, तो वमन विरेचन की तरफ चाहिए, बस्ती की तरफ चाहिए, कॉमनली नस्य देना चाहिए। अगेन पैचेस है तो फिर हमें रक्त मोक्षण की तरफ जाना चाहिए। स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, आपको नजर आ रहा है, शिरोधारा की तरफ जाइए। और फिर बाद में आपको जाना है शमन चिकित्सा की तरफ। अब शमन चिकित्सा की तरफ जब भी जाएंगे तो अब ये ओवरऑल आपको देखना है कि जो शमन चिकित्सा पित्त क्षामक हो, दूसरा रस रक्त को पुष्टि करने वाली हो, और तीसरा आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने वाली हो, और आपका चौथा जो है वो रसायन है। तो टिपिकली आप देखोगे तो सारे शीत वीर्यात्मक रसायन बताए गए हैं, आम्ल की रसायन, धात्री, फिर भृंगराज, सारे शीत वीर्यात्मक है। नीली बताया गया है, च्यवनप्राश, अश्वगंधा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करे, यष्टि मधु। अब यहाँ पे चित्रकादी वटी या फिर आप देखो आरोग्यवर्धिनी वटी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बहुत बार पेशेंट क्या होता है, आमोत्पत्ति एक बहुत आम कारण है हेयर फॉल के लिए। आमोत्पत्ति होती है जिसके कारण वो अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। अब न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा कि वो जो भी दवाई खाएगा फिर वो उसको लगेगी देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले चित्रकादी वटी या आरोग्यवर्धिनी वटी आप उसको एक दीपन पाचन देना बहुत जरूरी है ताकि वो उस चीज के लिए रेडी हो। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है रस और रक्त, जो हमने देखा कि रस पाचक वटी, रक्त पाचक वटी मिलती है, अस्थि मज्जा पाचक वटी मिलती है ना। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी धात्वाग्नि जो है उसको सही करना जरूरी है। तो रसपाचक वटी में अगर आप टिपिकल देखो जो विषम ज्वर में जो बताए गए हैं पटोली ग्रह कुटकी, या इसकी ये वटी बनाई गई है, या आप काढ़े के स्वरूप में भी दे सकते हो। देन अगर हम देखें एक आता है शोणितामृत कषाय, ये सहस्त्र योग का है कि पथ्या सारीवा नींबू पत्र, है ना, पित्त शामक द्रव्य जाएंगे कि जो आपको यहाँ पे घृत बहुत अच्छा काम करते हैं, बिकॉज घृत दीपन भी होता है और पित्त शमन भी होता है। तो पंचतिक्त घृत गुग्गुल घृत दे सकते हो आप। तो इसमें बेसिकली आपको बल्य देना है जो अस्थि की तरफ जाए और जो पित्त और वात का क्षमन करे। यहाँ पे एक अस्थि पोषक वटी या फिर अस्थि की तरफ जाने वाले जो चिकित्सा है वो भी आप कर सकते हो पेशेंट की कंडीशन देखते हुए। पर जनरली जब अगर आप उनको कुछ दे रहे हो तो केवल अगर हेयर फॉल के लिए अगर आप केवल हेयर वाली चीजें दोगे तो वो काम नहीं करेगी। एंड लास्ट में आपको जैसे नरसिंह रसायन, ब्राह्म रसायन, इवन सप्तामृत लोह, ये बहुत अच्छा काम करता है। शतावरी अश्वगंधा और सप्तामृत लोह का अगर आप कॉम्बिनेशन देते हो तो मैक्सिमम जगह पे खाली पेट सुबह, है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है आपके हेयर फॉल में। बिकॉज एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताया गया है जिसमें यहाँ पे आपका जो है वो हेयर फॉल होता है। देन टिपिकली अगर आप देखें जो हम शिरोभ्यंग, अब इंटरनल मेडिसिन हमें पता होती है, शोधन हमेशा देना, लेकिन हम यहाँ पे पेशेंट को क्या लोकल एप्लीकेशन दे सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि जिसमें लोकल एप्लीकेशन से आपका जो लोकल पित्त शमन या वात शमन है वो हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भृंगराज तेल। भृंगराज को आप पेट में भी दे सकते हो, भृंगराज घनवटी के स्वरूप में, या फिर शतावरी अश्वगंधा के साथ आप भृंगराज चूर्ण ऐड कर दीजिए। तो यही भृंगराज बहुत अच्छा रसायन है जहाँ पे भी आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या है। देन इसके बाद मालत्यादि तेल, नीलिकदी तेल, आदित्य पाक गुड़च्यादि तेल, है ना, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे पित्त शमन है, लेकिन अगर आप गुंजा तैलम, धुरधुर पत्रादि में धतूरा होता है, करंजादि तेल है, तो ये सारे अगर आप टिपिकल देखो तो ये इरिटेंट है ना। इसमें जो भी द्रव्य गुंजा है, धतूर है या करंज है, ये सारे इरिटेंट है। तो जहाँ पे स्त्रोतरोध आपको नजर आता है, इन शॉर्ट जो स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा चिकनी हो गई है, ऐसी जगह पे आप गुंजा या फिर करंज आदि जो इरिटेंट है वो आपने डालना चाहिए।
ताकि वहां का एरिया इरिटेट हो, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़े और फिर वहां पे जो भी आपका न्यूट्रिशन जो भी आप दे रहे हो वो आए। चित्रकारी तेल भी इसी में आता है ना। महानील तेल, स्नुहादी तेल, केदार सिद्ध नारिकेल तेल, ये सारे कहा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो रसायन चूर्ण है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पिछले इसमें रह गया। तो रसायन चूर्ण होता है गुड़ची, आमलकी और बुक्षु। अष्टांग हृदय का रेफरेंस है ये। तो ये जो 3 द्रव्यों का जो मिश्रण है उसमें ये कहा गया है कि जो भी ये रसायन चूर्ण लेता है उसके बाल कभी सफेद नहीं होते। तो न्यूट्रिशन या हेयर न्यूट्रिशन के हिसाब से ये जो रसायन चूर्ण है ये बहुत अच्छा फैक्टर प्ले करता है। पर आप इसमें औषधि सेवन काल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रसायन कब दे रहे हो और उस रसायन को पचाने की क्षमता उस पेशेंट के पास है या नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए शिरोभ्यंग के लिए दिया जा सकता है, पर केवल अभ्यंग से हेयर फॉल या ये कम नहीं होता है। इसीलिए आप पेशेंट की सीवियरिटी के अनुसार आपने उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो प्लान करना चाहिए। देन आते हैं हेयर पैक की तरफ या शिरोलेप की तरफ। तो नॉर्मली हमने देखा कि पहले प्रच्छान कर्म बहुत जरूरी है। वहां पे अगर आपके पास एलोपेशिया एरिएटा का पेशेंट आता है और वो उसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके बाद टिपिकली हेयर लेप करने को कहा जाता है या शिरोलेप करने को कहा जाता है। शिरोलेप नॉर्मली आपने हफ्ते में 2 बार देना चाहिए या 1 बार। सीवियरिटी के अनुसार अगर हेयर लॉस ज्यादा है और पैची हेयर फॉल है तो यहाँ पे आप ऑल्टरनेट डे भी दे सकते हो ना। और उसके बाद जो हमने शिरोभ्यंग या शिरो तेल देखा था वो आप रेगुलर देना चाहिए पेशेंट में। तो इसमें भी अगेन हम जैसे देख रहे हैं कि गुंजालेप है, इरिटेंट है ना। हस्तिदंत मशी लेप, तो हस्तिदंत मशी लेप के लिए कहा गया है कि उसमें अगर क्या बोलते हैं जिस जहाँ पे बाल भी नहीं हो वहां पे भी बाल उगा सकता है, बट ये मिलना बहुत मुश्किल है ना। इसकी जगह कुछ और ही मिलता है। तो जहाँ पे अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है तो ही हस्तिदंत मशी लेप लीजिए, वरना मत कीजिए। उसके अलावा अगर पित्त प्रधानता ज्यादा दिख रही है तो आपने जो शीत वीर्यात्मक लेप है जैसे आमलक्यादि लेप, मधुकादि लेप आता है ना। इरिटेंट चाहिए तो गुंजा लेप, भल्लातकादि लेप आएगा। या फिर जैसे एक सिंपल लेप जो गोक्षुर, तिल, पुष्प, हनी और घी का बताया गया है, बहुत सारी संहिता में, चक्रदत्त में मिलेगा, सहस्त्र योग में मिलेगा आपको। बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे कि जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही शिरोलेप के ऊपर है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेप जो त्रिफला, इवन अगर आपके पास हस्तिदंत मशी नहीं है तो आप त्रिफला मशी भी रब कर सकते हो, जिससे आपका जो पूरा पैची हेयर लॉस है वो निकल जाता है। चित्रकादि लेप, तो यहाँ पे जो लेप कल्पना है पेशेंट की कंडीशन के अनुसार आपने यूज करना चाहिए। कि अगर आपको सिर्फ हेयर बढ़ाना है तो हेयर लॉस हो रहा है तो आपने शीतवीर्यात्मक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर पैची हेयर लॉस है जहां से पूरा चिकना हो गया है, हेयर फॉलिकल्स भी नहीं दिख रहे, तो वहां पे आपको इरिटेंट की तरफ जाना चाहिए। और ये इरिटेंट लेप लगाने के बाद 20 मिनट 25 मिनट लगाने के बाद, वॉश आउट करने के बाद इसके ऊपर आपको फिर तेल लगाना चाहिए। ये जो भी आपके जो पहले भृंगराज है या आप दूसरे दुर्दुपत्रादि है वो सारे इस्तेमाल कर सकते हो। देन अगेन आते हैं पथ्य। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो पथ्य आहार विहार होता है, जो हम बताते हैं आयुर्वेद में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि केवल दवाइयां खाने से ही हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर हेयर फॉल के इसमें हम पथ्य कल्पना देखें तो यहाँ पे जो पूरे अनाज है ना, यव खाना चाहिए, ग्रीन ग्राम, मुद्ग खाइए, छाली चावल, घी, दूध है ना, दाढ़ी, गाजर, ये सारे जो है वो आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा करते हैं। सेंधव सॉल्ट खाने के लिए कहा गया है। हेयर ऑयलिंग रोज करना, आजकल जो हमारी मम्मी दादियों के हाथ की जो ये हैबिट थी वो हमारी सब छूट गई है, और जिसके कारण जो नरिशमेंट, जो प्रोटेक्शन हेयर ऑयलिंग से मिलता था वो किसी वजह से हमसे छिन गया है, और वो सारा हमारा प्रोडक्ट्स में फैल गया है। देन योगा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा और प्राणायाम स्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए एक सुबह की धूप में यहाँ पे आपको सर्वांगासन, शीर्षासन, जिसमें हेयर की तरफ आपका ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़े, प्राणायाम करना हो, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, जो आपकी स्ट्रेस को कम करे, तो वो यहाँ पे करना जरूरी है। और दूसरा
आपने अपने हेयर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है सन पॉल्यूशन इससे। देन अगेन मॉडर्न के हिसाब से हमने देखे तो यहाँ पे भी हमारी तरफ ही जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट, फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, बैलेंस्ड सात्विक डाइट, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, रूटीन एक रखिए बराबर, ऑयल मसाज रखिए, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कीजिए। सो क्या अवॉइड करना है बेसिकली? तो अवॉइड करने में सबसे पहले तो आएगा कि स्पाइसी, फ्राइड एंड फैटी फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हम घर के खाने में भी इतना ज्यादा तेल या फिर स्पाइसेस डालते हैं टेस्ट के चक्कर में कि वो हमारे लिए अनहोलसम या अपथ्य हो जाता है। देन बेकरी गुड्स, चाय के साथ बिस्किट पीना, दूध के साथ बिस्किट खाना, बोर्नवीटा पीना, ये सारा बहुत आम हो गया है। हर इसमें अचार खाना, दही खाना, स्पेशली नाइट में, ये सारा स्रोतोरोध की तरफ या एक्सेसिव लवण और इसकी तरफ जाता है। देन अम्ल, कटु, सॉल्टी, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। पेशेंट आपके आने पास, आपने उसको खटाई और स्पेशली अगर आप देखें तो जो ऊपर से खाने वाली खटाई होती है, ऊपर से नींबू निचोड़ा, या फिर ऐसी सब्जियां बनाई जाती है कि जिसमें दो खटाई मिक्स होती है, जैसे टमाटर और दही डाल दिया, या फिर टमाटर और नींबू डाल दिया, या टमाटर और इमली डाल दी, जैसे सांभर वगैरह ये चीजें होती है, कि बार बार खाने से ये आपकी रक्त दुष्टि की तरफ बहुत ज्यादा जाता है। इवन कटु रसात्मक हमारा इतना खाता नहीं होता है, लेकिन सॉल्टी चीजें, हर चीज में सॉल्ट होता है, अगर आप सॉस से लेके किसी भी चीज में, तो ये हमारा जो 5 ग्राम पर डे हमारा सॉल्ट का कंजम्पशन होना चाहिए, उसको ये बहुत ज्यादा गुना बढ़ा देता है ना। देन यहाँ पे आता है विरुद्ध आहार को रोकना, दिन में सोना ना, ग्रीष्म ऋतु के अलावा जो हमारी दिनचर्या है कि लेट नाइट नहीं जागना चाहिए, रात्रिचर्या, उसको फॉलो करना। इंपॉर्टेंट है ओवर एक्सर्शन और अनमैनेज स्ट्रेस और एंगर, है ना। तो जहां भी हो सके प्राणायाम, योगासन या एक सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज बहुत बार हमें पता नहीं चलता है कि स्ट्रेस और एंगर हमारे अंदर रह जाता है, लेकिन ये जो पित्त और वात का प्रकोप कर रहा है ये हमारे बालों की तरफ जाता है। देन टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग एक बहुत कॉमन कॉज है जहाँ पे हेयर फॉल होता है। एंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल शैम्पूज, सिंथेटिक हेयर क्रीम, लोशन, आजकल हम स्ट्रेटनिंग, सुंदर दिखने के चक्कर में डाइज यूज करते हैं, ये सारा एक एलर्जिक या फिर इरिटेंट रिस्पॉन्स करते हैं हमारे हेयर के ऊपर, और जिसके कारण आपको ये मिलता है कि आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। देन इस केस में मैं एक केस शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे एक केस आया था जहाँ पे एक 25 साल की लड़की थी जिसको पैची हेयर लॉस था, यानी उसके बाल पूरे के पूरे झड़ रहे थे, और मीन्स हमारे यहाँ पे स्कॉलर ही थी वो, जिसमें तो उसमें उसका ऐसा था कि जब भी वो आती, दवाई ले रही है मॉडर्न की, तब तक उसके बाल सही थे, लेकिन उसके बाद जैसे उसने दवाई छोड़ी और उसने सोचा कि चलो आयुर्वेद ट्राई करते हैं या कुछ और ट्राई करते हैं, तो उसके बाल पूरे झड़ के हाथ में आ रहे थे। पथ्य आहार का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप अगर देखो तो फिर उसने बहुत जगह पे दिखाई क्या करे, तो फिर जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे वो ट्रीटमेंट लेने आई, तो हमने सबसे पहले उसे कहा कि भाई आप है सबसे पहले, है ना, जो अपना खाना है और आपकी दिनचर्या उसको ठीक करो। उसमें रात्रि जागरण हेतु था बहुत ज्यादा, और बिकॉज पढ़ाई करती थी, काम भी होते हैं बहुत सारे विभाग के और इसके, तो और उसमें और खाना खाने का समय सही नहीं था, ऊपर नीचे जब टाइम मिला तब खा लिया, जो मिला वो खा लिया। तो उसको स्ट्रिक्टली कहा गया कि आप सिर्फ इस पे रहिए, है ना, काली मिर्च और सेंधा नमक, इसके अलावा खाने में कुछ भी यूज नहीं करना है, तेल नमक, तेल वेल सब मिनिमम, कोई भी प्रकार की मिर्ची नहीं, कोई भी प्रकार का नमक नहीं, मसाले नहीं, और गर्म पानी पीना है ना। 1 महीना उस बच्चे के बिल्कुल ये था कि उसने कैसे निकाले उसे खुद को नहीं पता, लेकिन बाद में उसकी दवाइयां भी स्टार्टिंग में शुरू थी, पर पहले भी दवाइयां खाने के बाद उसको कुछ असर नहीं हो रहा था, ये जो ऊपर जो सब दी गई है उसमें से जो भी उसका मैनेजमेंट किया गया। लेकिन जैसे उसने 1 महीना केवल गर्म पानी, सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक खाने में, और 2 टाइम खाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है, केवल इतना करने पे 1 महीने बाद उसको धीरे धीरे असर आने लगा, जो दवाइयां है वो एक्चुअल में लगने लगी,
और उसकी दिनचर्या ठीक करी कि रात 10 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है, सूरज के साथ आपको उठना ही पड़ेगा। आज उस लड़की के बाल जिसके फटाफट ऐसे कि जो वो पूरा बाल्डनेस की तरफ जा रही थी, एंड शी इज अराउंड जस्ट आई थिंक 25 या 26 साल की बच्ची है वो, तो उसके अब बाल धीरे धीरे आने लगे हैं, छोटी छोटी हेयर ग्रोथ अभी दिखने लगी है। लॉन्ग टाइम टू गो बिकॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और बहुत उसका ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी कि वो खुद बताती है कि मुझे बहुत ज्यादा लाइट फील होता है, मेरे बाल आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है, पहले मुझे दवाई नहीं लगती थी, और एंड शी वॉज टेकिंग अप्रोक्सीमेटली सेम मेडिसिन। तो एक पथ्य या एक अग्नि ठीक होना, एक गर्म पानी पीना कितना अफेक्ट कर सकता है फॉलो करना आपके दवाई को लगने या ना लगने को। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पथ्य थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए, बिकॉज हम बहुत बार सारे पथ्य फॉलो नहीं करते हैं या पथ्य फॉलो करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें दवाई लग नहीं रही है। तो इट इज बेसिकली योर बॉडी इज नॉट रेडी और योर बॉडी इज नॉट एब्सॉर्बिंग ऑल द मेडिसिन दैट इज देयर। सो यहाँ पे मैं ये केस इसीलिए बात करी आप लोगों से बिकॉज ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि हमारा एक गट अच्छा होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गट सही रहेगा, कृमि नहीं रहेंगे तो आपको भी यहाँ पे जो दवाइयाँ है बहुत अच्छे से काम करेंगी, बहुत जल्दी काम करेगी, और जिसके लिए मॉडर्न में कोई भी आपके पास मेडिसिन नहीं है। सो टू समराइज है ना, जब भी आप के पास एक हेयर फॉल का पेशेंट आता है तो एक डिटेल हिस्ट्री लीजिए, और डिटेल हिस्ट्री के साथ उसमें हमें देखना है कि हमारा सीवियरिटी कितनी है डिसीज की। तो सीवियरिटी ऑफ डिसीज यानी सिर्फ बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, या फिर वहां पे पैची हेयर लॉस है, वो इंद्रलुप्त की तरफ जा रहा है। इंद्रलुप्त में भी क्या केवल हेयर बालों की जो हेड पे जो हेयर है वही जा रहे हैं या फिर पूरी बॉडी के हेयर जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका ये रहेगा। तो सबसे पहले दीपन पाचन देना हर पेशेंट में बनता ही है, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार और उसकी कोष्ठ को देखते हुए हमें आम पाचन या फिर कोष्ठ शोधन दो में से एक देना चाहिए। अगर हमें शोधन चिकित्सा इम्पोर्टेंट लग रही है लेकिन पेशेंट आपका पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शोधन के लिए आए प्रॉपर, जो मोमन या विरोचिन हम 8-9 दिन का करते हैं, तो उसमें आप मृदु विरेचन भी कर दे सकते हो कि 3-4 दिन का स्नेहन लेके आप उसको मृदु विरेचन कराओ और फिर उसको फिर प्रच्छान कर्मयाय से, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको कुष्ठ चिकित्सा में भी सीधा रक्त मोक्षण पे जाने के लिए नहीं कहा गया है, पहले विरेचन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोष्ठ शोधन कर सकते हो त्रिवृत्त से या फिर एरंड भ्रष्टहरितकी से या एरंड तेल से भी दिया जा सकता है कि आप उसको 3 दिन स्नेहपान लेके, और ये स्नेहपान हमेशा तिक्तरसात्मक ही दीजिए क्योंकि तब आपका फायदा ज्यादा होगा, बिकॉज ये अस्थि की तरफ जाएगा और अस्थिमल केश की तरफ जाएगा। देन शोधन चिकित्सा सीवियर केसेस में देना जरूरी है, वमन विरेचन बस्ती तीनों दे सकते हैं पेशेंट के अफोर्डेबिलिटी के अनुसार या उसको जितनी अवेलेबिलिटी है। देन रस रक्त धातु का हमेशा विचार करना है आपको। तो टिपिकल जैसे कहा कि रसपाचक रक्तवाचक या अस्थि पोषक है, तो इसमें पटोल इंद्र या कुटकी दिया जा सकता है या पटोल सारीवा मुस्ता पाठा कुटकी, ये सारे विषम ज्वर के काढ़े हैं जो आपको आसानी से बनाए भी जा सकते हैं और इसकी मार्केट में गोलियां भी मिलती है। तो एक बार अगर आपने सोचना ही चाहिए कि रक्त दुष्टि के अगर आपको लक्षण यहाँ पे मिल रहे हैं, देन इसमें कृमि भी आते हैं रक्त दुष्टि में, तो कृमि वाला भी विचार करना चाहिए। बहुत बार कृमि मुद्गर रस या अष्टमूर्ति रसायन ऐसी चीजें भी आपके काम आ सकती है जो रक्त दुष्टि की तरफ जा सकती है। नेक्स्ट इज अस्थि पोषक देना चाहिए, तो ऑब्वियसली अस्थिशय में पंचकर्म कहा ही गया है और शीर्भस्थि, पर यहाँ पे अस्थि पोषक में आपने विचार करना चाहिए कि आप लोग कुकुटांध त्वक भस्म दे रहे हो या बस्ती देना चाह रहे हो, पर अस्थि मल होने के कारण, अस्थि का मल होने के कारण केश के ऊपर अस्थि पोषक जो द्रव्य होते हैं उसका बहुत अच्छा, या पंचतिक्त घृत भी आप दिया जा सकता है क्योंकि तिक्त रसात्मक है तो उसका अस्थि के ऊपर ज्यादा असर और फिर उससे बाल भी अच्छे हो जाएंगे। देन केश रसायन या लोह रसायन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लोह रसायन आपको जो भी ऑक्सीजन डिलीवरी है या जो रक्त धातु है उसको पुष्ट करता है और जो भी ऑक्सीजन डिलीवरी या नरिशमेंट है उसको पहुंचाता है। देन टॉपिकल प्रोसीजर एंड मेडिकेशन, इसमें यहाँ पे टिपिकली आपको प्रच्छान कर्म या रक्त मोक्षण करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कहा एक बार दोहराऊंगी कि अगर आपके पास हेयर फॉलिकल्स दिख रहे हैं उस जगह पे तो आप जलोपाचरण कर सकते हो,
है ना। और अगर आपको चिकनी त्वचा है पूरी, तो आपने प्रच्छान कर्म की तरफ जाएगी। डर्मा रोलर भी काम किया जा सकता है, पर प्रच्छान बहुत अच्छा काम करता है। देन उसके बाद आपने शिरोलेप करना चाहिए, शिरोपिच्चू या फिर शिरोबस्ती। शिरोलोक में हमने देखा कि अगर हमारे पास सेम चीज कि प्रच्छान कर्म नहीं कर रहे हो लेकिन शिरोलेप करना है, तो यहाँ पे इरिटेंट कर सकते हो अगर चिकनी त्वचा है। प्रच्छान कर्म के बाद नॉर्मली जो शिरोलेप किया जाता है वो शीतवीर्यात्मक आमल इत्यादि वाला कर सकते हो, आमलकी कचोरा वगैरह आपने यष्टु मधु वाला भी कर सकते हो। शिरपीचू में अगर आपके पास छोटा सा स्पॉट है ना, तो और डिफ्यूज नहीं है, बहुत सारे स्पॉट नहीं है, तो यहाँ पे माला इत्यादि तेल जो भी हमने यहाँ पे भृंगराज तेल, इसका शिरोपीचू तेल लगाने से अच्छा काम वहाँ पे शिरोपीचू करेगा। पर यहाँ पे एक टीनिया कैप्टिस या फंगल इन्फेक्शन थोड़ा सा आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि अगर उसकी वजह से है तो फिर आपका चिकित्सा फिर वो कुष्ठ की तरफ जाएगी, है ना। देन शिरोबस्ती करनी चाहिए अगर आपको स्ट्रेस कहीं पे भी मिलता है, तक्रधारा कर सकते हो, सिंपल शिरोबस्ती भी कर सकते हो, जिससे आपका ये होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा योगा या प्राणायाम टू एड्रेस द स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम व्याधि की सिवियरिटी और व्याधि में हमारे पास पेशेंट किस प्रकार से आ रहा है उसका कारण जानते हुए ये सारी थेरेपीज हम एक शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, जो आयुर्वेद में बताई गई है खालित्य या इंद्रवृत्त के लिए। तो मुझे लगता है मैं यहीं पे अपना समराइज करूंगी लेक्चर। सो थैंक यू सो मच सभी के लिए कि उन्होंने इतनी ध्यान पूर्वक इस बात को सुना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का भी बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बात करने के लिए। अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लेक्चर। बहुत सारी बातों को आपने, बहुत सारे केसेस देखते हुए मुझे लगता है कि जब भी पार्टिसिपेंट्स ने सुनी होगी तो वो आगे भी इसका अनुकरण करेंगे। और डॉक्टर प्रीति तोमर जी, सेशन की सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका बारैया जी पूछ रही है, इज देयर एनी रोल ऑफ भृंगराज आसव इन हेयर आफ्टर इंटरनल यूज? हाँ जी, भृंगराज किसी भी तरीके से पेट में जाए तो वो हमेशा कैसे काम करेंगे। भृंगराज ऐसा अगर आप टिपिकल देखें तो वो लीवर के ऊपर ज्यादा काम करता है, और आप अगर जो दवाई का जो ये होता है अब्जॉर्प्शन होना, उसका प्रॉपर पहुंचना, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। और ये हेयर लॉस, स्काल्प के जो ये होता है प्रीमेच्योर ग्रेइंग, भृंगराज हर तरीके से आपका हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है थ्रू लीवर, डाइजेशन को ठीक करते हुए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्वप्नाली जोगी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे से, अच्छा सॉरी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सारा एक्सप्लेन किया है, आपकी सराहना की है। डॉक्टर सावित्री जी कह रहे हैं कि डू वी रियली नीड शोधन इन खालित्य विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्षुद्र रोग? नहीं, हर जैसे मैंने कहा कि शोधन आपको उसी जगह करना है जब वो इंद्रलुप्त की तरफ जा रहा है या पैची हेयर लॉस की तरफ जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा क्रॉनिक है। अगर आपके पास हाइपोथायराइडिक का बहुत दिनों से क्रॉनिक पेशेंट है, वो इतनी सारी दवाइयां खा के बैठा होता है, तो एक बार आपने एज ए शोधन कोष्ठ शुद्धि के लिए करना चाहिए। और जैसे कहा कि हर बार आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको फुल 6-7 दिन का स्नेहपान, दीपन 5 दिन का दीपन पाचन स्नेहपान और फिर ये दे। आप मृदु शोधन, मृदु या फिर नित्य विरेचन दे सकते हो, है ना, क्योंकि आपको एक बार उसकी स्लेट क्लियर करनी पड़ेगी, वरना उसके बिना आपका ये नहीं होगा कि उसको आहार लगे। कि जैसे हमने अपनी पेशेंट में भी कहा कि जैसे जिस पेशेंट की मैंने बात करी, तो उस पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो वमन विरेचन ले, बिकॉज उसकी ड्यूटीज थी बहुत सारी, इतने दिन वो छुट्टियां नहीं ले सकती थी। तो फिर उसको हमने पथ्य पथ्य पे डाला। उस पथ्य पथ्य के लिए उसको 1 महीना तो कोई इफेक्ट नहीं था, जो भी इफेक्ट था ना वो 1-1.5 महीने बाद आने लगा। पर आप एक बात बताइए कि अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस में ही रहते हैं तो क्या 1 महीना पेशेंट हमारे पास सिर्फ हमों से बोले कि बस खाना पीना तो सही रख, तेरा आ जाएगा? अगर रहता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये यहाँ पे नित्य विरेचन से आप थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो फासन कर सकते हो। इसीलिए एक हर बार देना जरूरी नहीं है। जैसे कहा कि प्रच्छान कर्म भी हर बार देने की जरूरत नहीं। आपका पेशेंट की सीवियरिटी का आ रहा है उसको आप जज कीजिए, कॉज को निकालिए, अपने आप हेयर फॉल ठीक हो जाएगा।
जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्वप्नाली जोगी पूछ रही है, सिरोबस्ती कौन सी अवस्था में करना उचित है? जैसे आपको अगर स्ट्रेस मिल रहा है, पेशेंट आपको बता रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और अगर वो खालित्य में है, इंद्रलुप्त में नहीं है, बिकॉज इंद्रलुप्त में अगर आप प्रच्छान कर्म करते हो तो नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रच्छान कर्म किया, आपने ब्लड लेटिंग करा, ब्लड आपने जो भी आया वो पूछा और फिर उसके ऊपर आप लेप करते हो, तुरंत ही लेप करते हो थोड़ी देर में, है ना। लेप फिर आधे घंटे के लिए रखा जाता है, फिर आधे घंटे के बाद लेप को हटाया ठंडे पानी या इससे, एंड देन आप उसके ऊपर कोई भी शिरो पीछू करते हो, तेल का कर सकते हो या फिर तेल लगाने कहा जाता है, मालत्यादि तेल, या इरिटेंट नहीं लगाए जाएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जब भी प्रच्छान कर्म या फिर हम जलोपाचरण करते हैं, जहाँ पे भी रक्तमोक्ष, इरिटेंट तेल नहीं लगाने। अगर हम प्रच्छान और ये कर रहे हैं, जलोकाचरण नहीं कर रहे हैं, तब आप धुरधुर पत्रादि पे जा सकते हो या फिर आपका जो ये होता है गुंजा तेलम, इसके ऊपर जा सकते हो। बिकॉज अगर आप प्रच्छान कर्म करे हो और उसके ऊपर इरिटेंट डालोगे तो पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन और ये होगी, परेशानी होगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सावित्री जी ने पूछा है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स required before पाचन कर्म and can you elaborate how to perform पाचन कर्म? निपुण पाचन में आप आम पाचक वटी दे सकते हो, आरोग्यवर्धिनी दे सकते हो। आप ऐसा नहीं है, वो 3 दिन के लिए दीजिए। आप अगर मृदु शोधन भी देना चाहते हो तो 3 दिन उसको आम पाचक वटी दीजिए या चित्रकादि वटी दीजिए या आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हो आप, है ना। अगर पित्त बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो आपको शायद लघु सूत शेखर भी देना पड़े, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट की कंडीशन देखिए, वो पेशेंट कब बताता है। अब यहाँ पे दीपन पाचन में एक बात याद रखिए कि दीपन या पाचन करने के बाद ना रुक्षता बढ़ती है, तो पेशेंट आपको कॉन्स्टिपेशन बता सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको पेशेंट देख के भी समझ में आ जाएगा कि कुछ दिनों बाद कि भाई अब उसको कितना ये हो रहा है, उसको भूख सहन नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन होने लगा, इसका मतलब रुक्षता ज्यादा बढ़ रही है। तो हमें रुक्षता की तरफ नहीं जाना है जब भी, है ना। इवन आप स्नेहपान भी 3 दिन का दे सकते हो, पंचतिक्त घृत गुगुल से या इससे। मृदु विरेचन के लिए अगर आप द्रव्य चाहते हो तो फिर एरेंटेल 30 ml विथ त्रिफला क्वाद दिया जा सकता है ना। तो ये बहुत मृदु विरेचन करता है, या है ना, सबसे आसान, जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्वप्नाली जी पूछ रही है, सिरोबस्ती कौन सी अवस्था में करना उचित है? जहाँ पे आपको शिरोबिस्ती है, अगर आपके पास इंद्रलुप्त नहीं है, पेशेंट में स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, तो उसमें और हेयर फॉल ज्यादा है तो आप शिरोबस्ती कीजिए। इवन थायराइड में भी आप कर सकते हो शिरोबस्ती, बिकॉज पेशेंट वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट होता है बहुत ज्यादा, है ना। पैचेस नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है शिरोबस्ती में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर कविता जी पूछ रही है, मैम प्लीज सजेस्ट एनी आयुर्वेदिक फार्मा शैम्पू फॉर हेयर लॉस। हम यहाँ पे मार्केटिंग के लिए नहीं बैठे हैं किसी के, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देखिए आयुर्वेद में है ना, रीठा, आंवला, इसमें है ना बहुत अच्छा ये बताया गया है। हमें क्यों फार्मा शैम्पू की तरफ जाना है कि ऑलरेडी बना बनाया हो, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी आप अगर रीठा, आंवला या फिर इसका भी अगर पाउडर बना के नेचुरल ऑर्गेनिक जितना यूज करोगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू, क्योंकि अगर कोई भी शैम्पू बनाना है तो उसमें केमिकल आपको डालना ही पड़ेगा, वरना वो शैम्पू फॉर्म में आएगा नहीं। तो इसीलिए बेहतर है कि हम नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, है ना। और अगर चाहिए तो फिर पर्सनल कंसल्टेशन करें। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्वप्नाली जी कह रही है, मोस्टली आफ्टर 40 इयर्स इन फीमेल थिकनेस ऑफ द हेयर एंड क्वांटिटी हेयर कम होने लगता है, इसमें क्या विचार करें या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक बात देखिए, 40 के बाद बाल झड़ना ये बहुत नॉर्मल है, बिकॉज आपका पेरीमेनोपॉज में आप आ जाते हो। तो ऐसे वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम या फिर हमारे पास भी जो पेशेंट है उसको बहुत अर्ली हमने रसायन द्रव्य स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज 40 में हेयर थिनिंग होने के बाद अगर मैं हेयर मीन्स रसायन द्रव्य स्टार्ट करूँ तो वो शायद इतना अफेक्ट ना करे, बिकॉज हार्मोनल इफेक्ट ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे कोई भी केश रसायन, नरसिम्हा रसायन बहुत अच्छा काम करता है। देन अगर आप एक सिंपल गुड़ची
गोक्षुर और आंवला की ये रसायन सुबह सुबह लेने लगी खाली पेट, आधा घंटा कुछ नहीं खाना है, तो भी अगर आप देखो ये बहुत अच्छा काम करता है, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। बट उसके आधे घंटे तक चाय या कुछ नहीं पीना है ना। कोई भी रसायन द्रव्य लेने के बाद उसको पाचन होने का टाइम दीजिए। सुबह जो आप पहली चीज खाते हो वो ऐसी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, बिकॉज तब आपका पाचन पूरी तरीके से तैयार होता है नई चीज को अब्सॉर्ब करने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो भी रसायन द्रव्य कहे गए हैं वो इसलिए खाने को कहा गया है पूर्वे व वयसी मध्य, कि सुबह उठते ही पहला उसका सेवन करो, जब वो पच जाए तो कुछ बाद में खाना है। तो यहाँ पे इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे बाकी चीजों में करते हैं कि एंटी एजिंग के लिए, तो वैसे रसायन द्रव्य भी हमने पहले करने चाहिए। हाँ जी जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर सावित्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजीव जी, अभी मैं अपलोड करूंगी वीडियो, और यूट्यूब के ऊपर मोर देन 320 लेक्चर्स अवेलेबल है। ऐसे ही बहुत सारे महानुभावों ने अपना अमूल्य समय, है ना, जिसका हम कोई मोल नहीं चुका सकते, और वो भी निशुल्क रूप में हमें दिया है। तो आप उसका भी ज्ञानवर्धन के लिए, अपने और चिकित्सा अच्छी करने के लिए आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। वेब जयपुर, है ना, विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर ऐसे करके, बाय 2015 ऐसा लिखिएगा। मैं पूरा अभी थोड़ा भूल रही हूँ लेक्चर का यूट्यूब का लिंक। और अगर किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं मेरे से, तो उसमें मैं डालती हूँ यूट्यूब की लिंक भी, वहां से भी ले सकते हैं। डॉक्टर मोनिका जी पूछ रही है, मैम अगर इंद्रलुप्त है ड्यू टू कंटिन्यू स्ट्रेस एंड देन, उसमें तो मैम ट्रीटमेंट थोड़ी देर देर असर करेगा, और देन अगर स्ट्रेस कोज से इंद्रलुप्त होने लगेगा, तो इसका ट्रीटमेंट, नहीं, कैसे ट्रीटमेंट करें? देखिए, स्ट्रेस आजकल के फैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पेशेंट को ये बताना है कि वो आइडेंटिफाई करे ऐसे फैक्टर्स जिससे उसे स्ट्रेस हो रहा है, और अगर वो अवॉइडेबल है तो उसे अवॉइड करें। बिकॉज आप देखिए आजकल हम कितना निगेटिविटी इंटरनेट या इस पे झेलते हैं, जो है ना, वो हम आ बैल मुझे मार वाला होता है कि भाई आ स्ट्रेस मेरे पास, बिकॉज हम बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं किसी भी चीज के लिए। तो ऐसी सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि दिनचर्या फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एक सुबह की मॉर्निंग वॉक आपको स्ट्रेस से बहुत, आपका स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो बहुत कम कर सकती है। कुछ अनअवॉइडेबल स्ट्रेस होते हैं जिसको नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कीजिए। कि सपोज अगर मेरे वर्क प्लेस पे मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, या मुझे बहुत सारा काम मिलता है और मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं 5 मिनट बाहर घूम के जाऊँ, या कुछ भी ऐसा कुछ करूं कि जहां से मैं उस वक्त जब मुझे वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है तब वहां से हट जाऊं, या प्लानिंग करूं। तो ये सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स आपको पेशेंट के अनुसार बताने होंगे। पर मुझे जो जनरल मैकेनिज्म समझ में आता है, एक तो दिनचर्या का फॉलो करना। बिकॉज अगर आपका दिन प्लान्ड हो और आप सही समय पे सोते हो, सही समय पे उठते हो, ये इतनी छोटी सी बात भी आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकती है। आपका खाना पीना अच्छा रखिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो अपने आप स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। बाहर घूमिए, ना, जो वक्त हम मोबाइल में घूमते हैं वो दोस्तों के साथ या ऐसे बिताइए। स्ट्रेस में आपका ऑब्वियसली दवाई लेके इफेक्ट कम होगा। बहुत सारी आपको ऐसी दवाइयां मिलेगी कि जो लेते ही हमें ऐसा लगता है कि हेयर फॉल रुक गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस आ जाता है। तो ऐसी दवाइयां हम लोग यूज कर सकते हैं, पर पेशेंट को ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई जब तक आप अपना स्ट्रेस मैनेज करना नहीं करोगे तब तक हेयर फॉल चलते रहेगा, है ना। अग्नि दुष्टि, उसके अस्थि को अच्छा बनाना, ये आप सपोर्टिव थेरेपी तब तक दे सकते हो कि उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, वो खाना अच्छे से पचा पाए। उसको एक फूड चार्ट बना के आप दे सकते हो कि भाई तूने ये खाना है, ये अवॉइड करना है। और मेन तो जो मैंने कहा कि आप जितना अपथ्य हटाओगे आपको दवाई जल्दी काम करना आसान हो जाएगा, है ना। बिकॉज हर बार स्ट्रेस जो हम लेते हैं वही नहीं होता है, हम अपनी बॉडी के साथ भी कुछ गलत कर रहे हैं। हम खाते जा रहे हैं, हर आधे घंटे में चाय आ रही है, हर आधे घंटे में पकौड़े आ रहे हैं, वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अननेसेसरी स्ट्रेस डालता है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सावित्री जी ने पूछा है,
what would you suggest for नित्य विरेचन? सबसे अच्छा है एरंड तेल आप ले सकते हो। 10 ml से शुरुआत कीजिए। अगर 10 ml में नहीं हो रहा है तो 5-5 ml बढ़ाते जाइए, पर 3-4 दिन से ज्यादा लेना नहीं चाहिए नित्य विरेचन के लिए, है ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमन पूछ रहे हैं, शुड वी अप्लाई लेपम सेम डे आफ्टर प्रच्छान कर्म? हाँ, उसी दिन करना होता है, तभी आप लेप कर सकते हो, है ना। शिरो पीछू आप 3-4 दिन बाद कर सकते हो, लेकिन लेप तभी करिए, क्योंकि तब आपका वहां पे एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा हो जाता है। मॉडर्न के अनुसार देखें तो वहां पे प्रच्छान कर्म के कारण बहुत ज्यादा WBCs और आपका इम्यूनो मॉड्यूलेशन होता है, तो उस वजह से भी आपको लेप तभी करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुधा जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। जी थैंक जी यू मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, 10 इयर्स ओल्ड गर्ल है। उसकी मदर ने आके मुझे ये हिस्ट्री दी है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद उसकी बेबी के साथ मतलब हेयर फॉल इन द सेंस कि टोटल एलोपेशिया हो गया, पैराइटल और फ्रंटल रीजन पे, ऑक्सीपिटल रीजन पे उसके लॉन्ग हेयर हैं। बट इसमें हम उसको कोई भी, जैसे आपने बताया ट्रीटमेंट देने से कोई बेनिफिट होगा, तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसका मतलब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा? अगर आपके पास बच्चा आया हुआ है तो देखिए, आप सबसे पहले तो उसका बच्चे ने वैक्सीन ली थी? मैम कोविड वैक्सीनेशन, कोविड में जो बच्चे वैक्सीनेशन ने थी, कैसे ली? उसकी मदर हिस्ट्री यही दे रही है मैम कि उसको कोविड वैक्सीनेशन के बाद ही पूरा ऐसे उसको इंदलुप्त हो गया था। क्योंकि बच्चों में तो वैक्सीनेशन वैसे हुआ नहीं था, पर बच्चों में है ना खालित्य बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। हाँ, बच्चों में खालित्य बहुत कॉमन हो जाता है और टिपिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तभी होता है आप जब ये करोगे। तो ऐसे में आप पेशेंट को प्रच्छान कर्म दे सकते हो। अगर प्रच्छान के लिए भी नहीं है पेशेंट इसमें, तो आप उसको आरोग्यवर्धिनी अभिपत्ति कर भी दे सकते हो, एक पित्त शामक। जलोकाचरण किया जा सकता है, या फिर जलोकाचरण भी अगर पेशेंट, बिकॉज छोटा बच्चा है तो बहुत बार नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप उनको ये जो है शिरोलेप, है ना, वो किया जा सकता है। यहाँ पे धुरधुर पत्रादि तेल भी इस्तेमाल के, बिकॉज इरिटेंट है, तो वो आप दे सकते हो, है ना। क्योंकि बच्चे बहुत बार विलिंग नहीं होते। हमारे पास भी एक बच्चा आ रहा था, बट वो भी एलोपेशिया एरियाटा वाला ही था, उसको आईब्रोज तक के नहीं थे, पर फिर अगर जलोकाचरण या ऐसे प्लान करते हो तो वो पॉसिबल नहीं होता है उनमें। तो क्योंकि फिर पेशेंट या उनके मदर भी विलिंग नहीं होते, तो यहाँ पे आपने टिपिकल पंचतिक्त घृत की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज तिक्त रसात्मक है। और अगर बच्चा पंचतिक्त घृत खा नहीं पा रहा है या पी नहीं पा रहा है सुबह मॉर्निंग में, तो आप उसको, मदर को बोलिए कि जो पंचतिक्त घृत है उसको फ्रीजर में रखे, फ्रीजर में उसकी एक गोली बना ले अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम के आसपास, और एक गोल में वो थिक हो जाएगा, गोली बना ले, गर्म पानी के साथ गिटक ले, बिकॉज उसको अगर स्पून से दोगे तो बच्चा लेगा नहीं। इसीलिए पंचतिक्त घृत दिया जा सकता है। फिर महामंजिष्ठ आदि काढ़ा दिया जा सकता है जो रक्त प्रसादक हो जाए। एक आप हरिद्रा खंड भी स्टार्ट कर सकते हो, बच्चा अगर दूध के साथ लेना चाहे। पर एक अस्थि पोषक वटी और कोई भी धुरधुर पत्रादि तेल दिया जा सकता है, या फिर आप उसको शिरोलेप लो आमलकी का। मीन्स अगर फॉलिकल बिल्कुल भी नहीं है तो आप धुरधुर पत्रादि या गुंजा तेल के साथ जा सकते हो, बच्चे का एक बार सेंसिटिविटी टेस्ट करके, है ना। Yes. मैम उसको कोई जैसे दूषी विषारी गुटिका आती है, उसको ये स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर थोड़ा सा है ना, बच्चों के साथ अगद थोड़े संभल के यूज करने चाहिए। अगर कोई रास्ता ही ना बचाओ, मीन्स मैं पर्सनली इन सब चीजों को अवॉइड करती हूँ बच्चों के साथ, बिकॉज अगर आपके पहले सारे अगर रास्ते खत्म हो गए तो आप दूषी विषारी में जा सकते हो। क्योंकि अगर कोरोना वैक्सीन बच्चों में दी नहीं गई थी, तो फिर वो हिस्ट्री एक तो फॉल्टी है या फिर कुछ तो ऐसा है। एक बार उसका ऑटो इम्यून का जो भी आप है एक बार करके देखिए, है ना, क्योंकि मोस्टली ऑटो इम्यून ही निकलता है बच्चे में, है ना। वैक्सीन वगैरह पॉसिबल इतना बहुत मुश्किल है। और एक नस्य भी दे सकते हो आप, अणु तेल का या फिर षडबिंदु तेल का। मैम मैंने बट एक उसको, शिरोबंद, हाँ जी मैम, उसकी ना आईब्रोज भी मैम ऐसे बिल्कुल ही ना चले गए थे, तो बहुत ज्यादा, जैसे वो एल्बिनिज्म की तरफ थी ना, उसकी लुक कैसे आ रही थी।
तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वैसे उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मतलब जैसे उसने मुझे नहीं हिस्ट्री नहीं, दी। ये बहुत कॉमन होता है। हमारे पास भी जो पेशेंट आया था वो 7 ईयर ओल्ड बॉय था, और उसमें भी ऐसा था कि उसके छोटे भाई को कुछ भी नहीं था, और जो बड़ा भाई था उसके पूरे बाल निकल गए थे, उसके बस बाल का एक गुच्छा जैसे चोटी रखते हैं, है ना, उतना बाकी था। आईब्रो का भी हेयर नहीं था, हाँ जी, है हाँ ना। जी, ठीक है तो मैम। है ना, मोस्टली वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ ही है। उससे ये नहीं है, बट ये बहुत कॉमन होता है कि एक चाइल्ड में हो या घर में फैमिली हिस्ट्री आपको ना मिले पर बच्चे में हो। तो टिपिकली आप उसमें, बिकॉज बच्चा अगर 7 या 8-10 साल से छोटा है तो आप नित्य विरेचन में भी नहीं जा सकते उसके लिए। तो हाँ टिपिकली आपको लोकल एप्लीकेशन जो है, एक तो कृमि वाला विचार करना चाहिए क्योंकि बच्चा हाँ हाँ है जी, ना। हाँ जी मैम। तो कृमि मैम मुद्गर रस स्टार्ट कर। उसको मैं विडंगादी चूर्ण दे रही हूँ, हाँ और साथ में मैंने उसको चित्रकादी वटी परवाल वसम और धात्री लो स्टार्ट किया था। अभी उसको मैंने हाँ 20-25 दिन ट्रीटमेंट दिया था, तो उसके ना थोड़ा जैसे ना फ्रंटल रीजन पे हेयर ग्रोथ हो गई है स्टार्ट। हाँ, इनमें तो पित्त, ऑटो इम्यून में आपको पित्त को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखिए। ठीक है, फिर शामक द्रव्य देने पड़ेंगे ना। पित्त शामक द्रव्य, और एक लोकल एप्लीकेशन आप दे सकते हो उसको, मालत्यादि तेल का या दुर्दुर पत्रादि तेल का पीछू रखवाइए तेल लगाने से अच्छा। अगर ठीक। उसकी मदर को पॉसिबल हो तो हर 2 3 घंटे में वो तेल लगाए उसको, है ना। हाँ जी, हाँ ये जी। बहुत लोकल एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज जब तक वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं होगा तो फिर वो बाल आएंगे नहीं, ऐसा होता ठीक है है, ना। ठीक है, ओके जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर संजीव जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम नमस्कार इस तरह के संजीव जी। और सेशन अगर और होते रहें तो ये बहुत अच्छे रहेंगे। मेरा क्वेश्चन तो मैं पूछ लिया था लिख के, मैं तो बस से पूछ रहा था कि अगर इस तरह के सेशन और होते रहें तो ये बहुत यूजफुल है। थैंक यू मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं कोशिश करती हूँ और मैं इसीलिए स्पीकर को हम कभी टॉपिक देते नहीं है। हम कहते हैं कि क्लिनिकली जो भी आप हमसे शेयर करना चाहे, कि जो आपकी चिकित्सा में आपको महसूस हुआ हो कि ये तो सबको जानना चाहिए, ये बड़ा उपयोगी है ना। तो इसी तरीके से मैंने यूट्यूब चैनल का नाम वगैरह भी डाला हुआ है, अगर आप वहां भी एक्सेस कर सके तो बहुत अच्छा है। और डॉक्टर साहब ने आज की बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, तो वो भी उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। डॉक्टर मोनिका जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर मोनिका जी। शायद है नहीं डॉक्टर मोनिका जी। डॉक्टर सावित्री जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। डॉक्टर किमाया, मैडम आपका बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ सावित्री जी। मैडम नमस्ते। रश्मि मैडम नमस्कार जी। थैंक यू एंड हेतल मैडम थैंक यू। मैडम मुझे ये प्रश्न पूछना है कि प्रच्छन्न कर्म हम किस चीज से करें। लाइक आजकल डर्मा रोलर है और डर्मा पेन है, और पहले इंसुलिन नीडल से करते थे, तो कौन सी चीज अच्छी होगी प्रच्छन्न कर्म करने के लिए मैडम। देखिए, हम अगर क्लिनिक में कर रहे हैं तो इंसुलिन निडल ही सबसे बेस्ट है। लेकिन जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रच्छन्न कर्म नहीं करते हैं और पेशेंट को वो हम तेल दे देते हैं, तो ऐसे में वो घर पे भी किया जा सकता है। डर्मा रोलर इतना अंदर प्रिक नहीं करता है। जैसे मैंने कहा कि आप है ना किस लेवल तक प्रच्छन्न करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड कर। अगर सुपरफिशियल है तो डर्मा रोलर काम करेगा, पर फिर उसका इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे पैची हेयर लॉस है, जहाँ पे आपको पैच ही मिल रहा है कि एकदम वहाँ पे चिकना सा पैच है, तो वहाँ पे आपको इंसुलिन नीडल से ही करना पड़ेगा, और वो ब्लीडिंग आनी चाहिए तब तक करना पड़ेगा, बिकॉज डर्मा रोलर में ब्लीडिंग नहीं आती है। तो जब तक वो ब्लीड नहीं होगा तब तक वो प्रच्छन्न कर्म आयुर्वेदोक्त तो नहीं होता है। इसी आप पेशेंट की कंडीशन के अनुसार बता सकते हो कि यस कम मैम, माय हेयर। केसेस
My case is male pattern baldness, ma'am. So I was just in dilemma, like क्या यूज करना चाहिए था. तो थैंक यू मैम. हेतल मैम, आपका एक्चुअली मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो वेबिनार्स है यूट्यूब पे सच में बहुत ही लाभदायक है. सब तरीके के वैद्य लोगों को आपका जो वेबिनार है बहुत हेल्पफुल हो रहा है मैम. थैंक यू एंड प्लीज कंटिन्यू द सेम थिंग. थैंक यू मैम. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. डॉक्टर सावित्री जी कहाँ से ज्वाइन किए हैं? मैम कर्नाटका से, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से. चलो, बहुत बढ़िया. बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, विचार शेयर करने के लिए. और बहुत सारे रश्मि जी जैसे लोगों ने योगदान दिया है, इसीलिए चल रहा है ना. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती थी कि भाई मैं तो वो तो कहते हैं ना भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं और झोली भर जाती है. हमेशा 11 साल से बहुत भर रही है. तो इसलिए इन सभी स्पीकर्स का तहे दिल से धन्यवाद. जब भी आप लोग याद करते हैं कि अच्छा वेबिनार, सेमिनार और सीएमई लेक्चर सीरीज है. सीएमई नाम भी एक किसी स्पीकर ने ही सुझाया था, है ना, कि भाई इतने साल से चल रहा है तो ये सीएमई लगा हो इसमें, है ना. तो फिर ऐसे बहुत अच्छा है ना, एक यूं वो रहता है. तो बहुत सारे लोगों के अपनत्व से मिला है ये भाव, आगे आता है ऐसे. जी डॉक्टर स्वाति जी कुछ पूछ रही है, 1 मिनट. जी स्वाति जी. अच्छा, कांटेक्ट नंबर ऑफ माई और डॉक्टर रश्मि जी, शेयर द कांटेक्ट नंबर. अच्छा मैम ओके, आपका पूछे हैं तो मैं उनको पूछ के सुधा जी फिर आपको आंसर दे पाऊंगी. आप है ना, मेरे कांटेक्ट नंबर मैंने इसमें डाला है, उस पे एक नमस्ते डालो तो आपका नाम मुझे मिल जाए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, है ना. डॉक्टर स्वाति जी धन्यवाद. डॉक्टर स्वप्नाली जी धन्यवाद. डॉक्टर किमाया बहुत बहुत धन्यवाद. और हाँ, एक बहुत अच्छा लेक्चर का एक सॉरी, ये आज का एक प्रश्न था कि स्वप्नाली जी पूछ रही है कि हमेशा हेयर हेल्दी रहे उसके लिए नस्य के लिए कौन सा द्रव्य यूज करे. देखिए, नस्य के लिए अगर आप अणु तेल, जो हमारी रेगुलर नस्य भी है, षडबिंदु तेल, ये भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो भी आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे. दूसरा, रसायन चूर्ण खाना ही चाहिए. तीसरा, अम्ल लवण से दूर रहिए, कटु अम्ल लवण से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्यास लगने के बाद कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होता है. ये हमारे दिनचर्या, ऋतुचर्या में आना चाहिए, तब कहीं जाके एक अच्छी हेल्थ या अच्छी एजिंग हम रिसीव कर सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है. जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब. डॉक्टर रश्मि जी, सजेशन फॉर नित्य विरेचन ऐसा पूछ रही हाँ, है. तो जैसे आप है ना, तो जैसे मैंने कहा कि एरंड तेल लिया जा सकता है 10 ग्राम मात्रा में या 10 ml मात्रा में. अगर कम विरेचन होता है तो ज्यादा. फिर त्रिवृत अवलेह है 5 ग्राम के हिसाब से आप ले सकते हो. देन अगर आप त्रिफला क्वाथ है वो भी लिया जा सकता है, या त्रिफला चूर्ण. तो ये ऐसी जनरल छोटी छोटी नित्य विरेचन है जो आप रोज ले सकते हो. या एरंड भ्रष्टारित की भी है जिसको आप ले सकते हो एज नित्य विरेचन. हेलो मैम, मुझे एक पूछना था कि लेख जो बताया है ना, वो बोक्षु, तिल पुष्प और मधु का, उसमें वो तिल पुष्प से हम क्या वो रॉ जो इनकी तिल का जो ये रहेगा हाँ, हाँ, उसका हाँ. पुष्प, ओके. हाँ, वो तो एबिलिटी थोड़ा ये रहेगा. नहीं, बहुत सारे अलग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. यश आमलकी है, यष्टि मधु है, भृंगराज है ना. तो इसका चूर्ण आपके पास इजीली अवेलेबल होगा, जो ड्राई फॉर्म में होता है. या फिर इसमें कचौरा भी ऐड कर सकते हो. जितने पित्त शामक आपको द्रव्य मिले और केश्य द्रव्य मिले, आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में, है ना. आपको लोकल पित्त शमन करना है वहां पे, इतना याद रखिए. पर उसमें आमलकी जरूर हो, है ना. आमलकी, यष्टि मधु, शीत और मधुर वीर्यात्मक, है ना. ओके, सही थैंक बात यू है. मैम, बहुत अच्छा रहा. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. डॉक्टर मोनिका जी, लास्ट क्वेश्चन बेटा, है ना.
हमने 1 घंटा कह के और ले लिया मैडम से बहुत सारा टाइम। नहीं डॉक्टर मोनिका नहीं। जी बताइए। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि सैंधव नमक और मरीच को यूज करने के लिए 1 मंथ के लिए। नहीं, 1 मंथ के लिए नहीं, उसको हमने पत्थे पे डाला और हाँ कुछ जी। नहीं खाना है उसको। जो भी सब्जी बनाएगी वो सेंधा नमक या मरीच में ही बनाएगी, बिकॉज टू कट ऑल द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एज वेल एज जो भी हमारा फ्री रेडिकल्स होता है उसको कम करने के लिए। अगर मैम जैसे मान लो हमने पेशेंट को बोल दिया बट पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा है उस चीज को, तो उसकी बजाय वो मतलब जब नेक्स्ट फॉलोअप के लिए आ रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं मैंने उस टाइम पे पानी ज्यादा पिया था या कोई भी जैसे नारियल पानी वगैरह है ऐसी सी चीजें ली थी, तो क्या वो इसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है जो भी हम स्पाइसी या कुछ ऐसी चीजें खाएंगे? नहीं, देखिए ये है ना, जो आपके साथ मैं केस डिस्कस करी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। उस बच्चे का ऐसा हो गया था कि वो पूरी बाल्डी हो गई थी। हाँ जी। या आप सोचिए 2 या 1 हफ्ते की इसमें उसके बाल झड़ना स्टार्ट हुआ, उसकी कोई एंट्रेंस आ रही थी, वो पढ़ना स्टार्ट करी और लिटरली उसके पास आई थिंक एक पीछे की इतनी सी चोटी बची हुई थी, इतनी सी, बाकी पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतने सारे पैचेस थे कि वो डिप्रेशन की में आ गई थी। तब कहीं जाके वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे गई। तब तक उसने भी नहीं फॉलो करा था कोई भी पथ्य है ना। जब उसको पता चल गया कि भाई अब वो पूरी बाल्डी हो जाएगी एंड एट द एज ऑफ 26 एक ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है एक बच्चे के लिए कि आपके पूरे बाल खो देना। तो तब कहीं जाके वो इस चीज पे आई कि भाई तब तक काम नहीं करेगा। और यहाँ पे आप देखिए धातु पोषण सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहा है ना कि रस से रक्त 5 दिन में बनता है, या हाँ जी। बहुत लोग के उस हिसाब से भी आपकी दवाई लेने में टाइम लगेगा, याद रखिए, है ना। बोन हमेशा 21 दिन में ही भरती है, हम ऐसा बोलते हैं, पर क्या सही में फ्रैक्चर 21 डेज में हील हो जाता है? आपको 3 महीने से कम आपको रेस्ट्रिक्शंस रखनी ही पड़ते हैं, कैल्शियम इंटेक रखना ही पड़ता है। तो एक बात याद रखिए, जैसे जैसे मोटा मोटा हिसाब ये चलता है कि हर जो धातु है उसके लिए 1 महीना, है ना। तो आपने पेशेंट को बोलना ही है कि कम से कम भाई देखो, है ना, कुछ नहीं कर सकता तो 2 खटाई मिक्स करना बंद कर, अम्ल खाना कम करो, सिर्फ 2 टाइम खाना खाओ, तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन 2 टाइम खाने में खाओ, बार बार मत खाओ। इवन शुगर भी आपको बहुत इन्फ्लामेटरी होती है और हमें पता नहीं चलता है। तो ये सारे एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए, और कुछ नहीं हो तो उसे गर्म पानी पीने बोलो कि एटलीस्ट उसका डाइजेशन सही हो, कि जिसके कारण वो जो दवाई खाए उसको लगे, है ना। और ठंडे अभी यानी इतनी गर्मी की ऋतु में भी वो गर्म पानी पी रही थी बच्ची, बिकॉज उसका जो था सीवियरिटी ऑफ डिसीज वो बहुत ज्यादा है, और उसके घर में भी किसी को हिस्ट्री नहीं है, वो अकेली बच्ची है जिसको है। तो ये सब हमें पथ्य का एक्चुअली इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कि दवाई वो पहले भी खा रही थी, 1-2 दवाई इधर उधर हुई होगी, लेकिन जैसे आप पथ्य में आ जाते हो, दिन में टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, स्ट्रेस मैनेज करना, है ना, तो वो सब चीजें आपकी दवा, आपके जो असर को है वो बहुत जल्दी अफेक्ट करती है। तो इसमें इसलिए मैम जैसे हम एसी वगैरह की बात करें तो वो भी अवॉइड करवाने के लिए बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कहा ना, सीवियरिटी ऑफ केस देखिए, है ना, कि आपका पेशेंट कितना सीवियर है। अगर नॉर्मल हेयर फॉल का है तो आप इतनी गर्मी में उसको नहीं बोल सकते हो कि एसी बंद करके बैठ भाई तू, है ना। बट हाँ। उसको फिर रहेगा कि रेगुलर ऑयलिंग करनी है ना, उस चीज से वो नहीं बच सकता। क्योंकि जब हम शिरोलेप या शिरो पीछू की भी बात कर रहे हो तो वो 1 दिन रहेगा, लेकिन बाकी 6 दिन तो उसको ऑयलिंग करनी ही पड़ेगी, ऐसा है ना। ना तो दैट वाई इज इम्पोर्टेंट कि आपका रेगुलर डाइट हो, रेगुलर औषधि हो, रेगुलर लोकल एप्लीकेशन हो। ओके मैम, थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे आयुर्वेदज्ञ लगातार अपने पेशेंट्स की रिगार्डिंग जो दिक्कतें हैं उसके लिए उद्यत रहते हैं कि हम कुछ और जानें और समझें और उनको फायदा पहुंचाएं और आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। तो मैं समझती हूँ कि एक दिन आयुर्वेद के लिए अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, और बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हम भारतवर्ष के लोगों की सेवा के लिए उस दिन तैयार मिलेंगे। तो विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए। आपने बहुत अच्छा केश ही, है ना, केश के ऊपर इतनी सारी डिटेलिंग करी, निदान परिवर्जन से लेके एक एक बात का आपने बहुत अच्छी तरीके से इलोबरेट डिसेक्शन कर दिया।
तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारा उपयोगी बिंदु बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे और आगे ऊपर हम इस लेक्चर को जब अपलोड करेंगे तब भी बहुत सारे लोग उससे फायदा उठाकर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो लोगों में मशहूर होनी चाहिए, पहली चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि सच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। जैसे मैं जयपुर में स्टूडेंट्स को कहा करती थी, मैंने कहा जैसे इंटरनेशनल योगा डे सभी मना रहे हैं, है ना। हम्म जब हमारे देश की तरफ से एक आह्वान गया तो बहुत सारे कंट्रीज ने पहली ही बार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार किया, मनाया, प्रोटोकॉल लिया। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद डे मनाने में देर न लग जाए, क्योंकि आना तो पड़ेगा, वो है तो ना। है ही। मैं इंडियन हूँ, मैं आयुर्वेदिस्ट हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मगर आना इधर ही पड़ेगा। इतने साल से जो मुझे समझ में आया, और कभी बीमार भी रहते ही है ना। हम खुद भी डॉक्टर होते हुए भी, इतना पथ्य जानते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, है ना, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में होते हैं। तो तब जो समझ में आया, तो मुझे लगता है कि सही बात है कि जल्दी से विश्व समझ जाए, मान ले, और विश्व मंगल की कामना से मान ले, है ना। ऐसा कोई आयुर्वेद को मानने से इंडिया हम्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ऋषि मुनियों को फर्क पड़ता है ना। भाई सूरज तो उगता है ना, मैनो क्यों फर्क पहनता है ना, उसको बेचारे सही को बात क्या है मैम। है ना। तो आयुर्वेद का जो सूर्य प्रकाशमान है, उसकी ज्योति से लाभान्वित होना चाहिए, विश्व, जी मैम। पूरे विश्व को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन भी मनाया जाए, और बहुत सारे लोगों को ये डूज और डोंट्स फ्री में मिल जाए, है ना। हम्म जैसे मुझे एक बार एक पेशेंट ने कहा था कि मैडम आयुर्वेद दवा मैं इसलिए नहीं लेती हूँ कि आप लोग है ना बहुत परहेज बताते हो। मैंने कहा बेटा, हमारे ऋषि मुनियों ने जो परहेज बताया ना, इतना परहेज को ढूंढकर एस्टैब्लिश करने में वर्तमान समय के विज्ञान को, मैं बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, पता नहीं 10 लाख साल लग जाएंगे, 10 लाख साल, ऐसा शायद, ऐसे है ना। पता नहीं, तो भी उसमें पूरा पूरा कर पाएंगे कि नहीं, जितना महर्षियों ने कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। दीप नारायण जी पांडे, है ना, ऐसे बहुत अच्छे विद्वान है, आईएफएस, रिटायर्ड आईएफएस व्यक्ति है, और उन्होंने अपने लेक्चर में एक बार अपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की यूट्यूब चैनल पर है, आप पार्टिसिपेंट्स देखना है तो सर को सीधा भी सुन सकते हैं, कि काल भोजनम, है ना, उसके ऊपर भारतवर्ष के 25-30 महानुभावों ने, हमारे वीसी सर, संजीव शर्मा सर भी उनमें है, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग सारे ही है उसमें। तो उन लोगों ने मिलके वो एक आर्टिकल लिखा है, काल भोजनम। और आप देखिए कि सर बता रहे थे कि मोर देन 5000 आर्टिकल, और अभी भी मिले जा रहे थे। और इतने बड़े बड़े लोगों ने कुछ 5 या 6 साल समथिंग, है ना, मैं थोड़ा भूल गई, 5 से 6 साल तक उन्होंने पढ़ा मानी ढूंढा इंटरनेट पे। तो आप सोचिए कि आयुर्वेद का एक सूत्र के ठीक है। ऊपर अगर इतनी रिसर्च हो रही है, तो आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने जितना ढूंढ लिया, उतना आधुनिक समय में एस्टेब्लिश होने के बाद ही हम मानेंगे। ऐसी अगर हम जिद कर ले, मानव जाति ऐसी जिद कर ले, तो नुकसान तो हमारा ही है ना। कि मैं नहीं, पहले नहीं तो आम के पेड़ गिनूंगा फिर ही आम खाऊंगा। अरे भाई, आम की मजे लो। पेड़ नहीं गिनने सही की बात कहाँ जरूरत है ना, कि कितने आम है है। और कितने पेड़ और मेरे बाग में कितने, अरे आज के खा के मजे लो। तो मुझे सही में लगता है कि वो ऋषि मुनियों की अच्छी श्रद्धांजलि होगी, अगर हम उनकी जी कही हुई बात मानने लग जाए। जी जी। और जो डॉक्टर साहब से शुरुआत में बात हुई थी 6 बजे से 5 एक मिनट पहले, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि डॉक्टर साहब अपने सभी पेशेंट्स को रजस्वलाचर्या बताती है, और मैं समझती हूँ कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमन में खालित्य, पालित्य या स्किन डिसीज है, हम्म उसमें रजस्वलाचर्या बहुत अच्छा काम करेगी।
ये बहुत क्योंकि जरूरी है मैडम कि आहार विहार रहे, आपके दोष धातु सही रहे। और अगर आप देखें तो आर्तव रस धातु का ही उपधातु है। तो आप आर्तव सही रखेंगे तो अल्टीमेटली आप रस धातु को ही आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, जो ये है। तो इसीलिए मुझे लगता है रजस्वलाचर्या एक ऐसी है जो हर फीमेल ने फॉलो करनी चाहिए। इवन आपके आसपास भी जो को भी कोई महिला हो, माता हो, बहन हो, बेटी हो, उन सबको ये सब बताने की जरूरत है। बिकॉज आजकल अगर आप देखें तो कितना हमारा क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वुमन में कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों में पीसीओएस, अब वो जाके पीएमओएस कह रहे हैं कि अब वो अग्नि की तरफ जा रहे हैं। हमारे आयुर्वेद ने पहले ही बोल दिया था कि भाई पहले पेट ठीक करो, फिर बाद में सारे धातु सही आ जाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आहार विहार और हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुसार हम अपने जो भी स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे विचार शेयर करने के लिए, इतना अच्छा लेक्चर डिलीवर करने के लिए। और निवेदन है कि एक इमरजेंसी लेक्चर भी तैयार रखिएगा, है ना? मैं नहीं मैडम, हमेशा ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे गुरुजनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। और थोड़ा बहुत जो भी हमें आता है वो हम अपना शेयर करने की कोशिश करते हैं। पर ये सब चीजें भी हमें बहुत सारी चीजें सिखा जाती है कि मीन्स हर पेशेंट के साथ अलग तरीके से व्यवहार होता है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन करना होता है तो हर चीज को उसमें लाना और करना, ये भी हमारे लिए एक अपना रेट्रोस्पेक्शन जैसा हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है। इसलिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर बहुत बहुत प्रदान करने धन्यवाद। के लिए। मैं ना धन्यवाद। जैसे आपको डॉक्टर सोनू, डॉक्टर ज्योत्सना और डॉक्टर पूनम की तरह ही समझ रही हूँ। आप सभी एक समान नहीं उम्र मैम, के मैं हैं ना? वैसी हूँ। तो मैं इन तीनों को कहती हूँ, मैंने कहा बिजली कभी भी गिर सकती है, तो नहीं मैम, कोई तैयार रहना। प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं मैम, बहुत जी बहुत जी धन्यवाद है जी ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद। अभी भी 15 लोग हम दोनों को मिला के है, तो सही में बहुत बड़ी बात है कि शांति मंत्र तक रुकना है। ऐसे ही अच्छे मानव का निर्माण अंत में आयुर्वेद चाहता है कि जो मैम, विश्व मित्र हो, है ना, पूरे विश्व का मित्र हो। सहना ववतु सहनो भुनक्तु, जो बोलो। हमारी प्रक्रिया है, हमारी विचार सरणी है, ऐसा ही हो, और जिससे हमारी अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, नमस्ते।